लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे घर संभालने का हक चाहिए था तो मैंने उसे दे दिया। उसे अपने शौहर का प्यार चाहिए था, वो भी मैंने उसे दे दिया। यहाँ तक कि उसे पहली पत्नी का दर्जा भी चाहिए था, वो भी मैंने उसे दे दिया। मैं तो अकेले ही ऐश की जिंदगी जी रही थी। मुझे और क्या चाहिए था। जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी, लेकिन उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जब मैं मंदिर गई थी तो उसने ऐसी घिनौनी हरकत की। मेरे शौहर जैनबेई के राजा महान जिया साम्राज्य के युद्ध देवता हैं, जो कभी कोई जंग नहीं हारे। उन्होंने जियोंगनू को धूल चटा दी थी। ऐसे नौजवान जनरल को देखकर भला कौन सी लड़की का दिल न पिघलता। मेरे चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन हमारी शादी वाले दिन वो बारात लेकर नहीं आए, न ही उन्होंने मेरे साथ फेरे लिए। इस वजह से मैं पूरे शहर में मजाक का पात्र बन गई। मैंने अपना घूंघट नोचकर जमीन पर फेंक दिया। शादी के दिन दूल्हा ही नहीं है तो इस घूंघट का क्या फायदा। मेहमान मेरी बेमिसाल खूबसूरती को देखकर एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। शायद वे हैरान थे कि मैं अपनी इज्जत की परवाह किए बिना सबके सामने आ गई। मैं शांत और आत्मविश्वास से भरी थी। मैंने मेहमानों पर एक ठंडी नजर डाली और मुस्कुराते हुए उनके साथ जाम पीने लगी। ऐसा लग रहा था मानो मैं ही दूल्हा हूँ। मेहमानों ने देखा कि मुझ पर कोई असर नहीं हुआ है तो वे मुस्कुराकर मेरी तारीफ करने लगे। मिस सू, अरे नहीं मिसेस पे, आप वाकई ग्रैंड ट्यूटर की असली बेटी हैं। ऐसी हालत में भी आप कितनी शांत हैं। ऊपर से तो वे मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं मुड़ी और अपने कमरे में वापस चली गई। मेरी माँ को जब खबर मिली तो उन्होंने मुझे घर वापस ले जाने के लिए किसी को भेजा। माँ की खास दासी ने हमदर्दी से मुझे देखते हुए कहा, बड़ी मालकिन, जैनबेई के राजा तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। उन्होंने आपकी ऐसी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की। मालकिन ने मुझे आपको घर ले जाने के लिए भेजा है। आपको ये जुल्म सहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। माँ बचपन से ही मुझे बहुत प्यार करती थी। वे मुझे जरा भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी, लेकिन जिस बेटी को उन्होंने नाजों से पाला था उसे शादी वाले दिन ही उसके शौहर ने बेरहमी से छोड़ दिया। ये तो सू परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने जैसा था। माँ को मेरी फिक्र थी, लेकिन मुझे सू परिवार के बारे में सोचना था। ये शादी खुद सम्राट ने तय की है। अगर मैं घर लौट गई तो सम्राट सू परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। मेरे पिता दरबार के ग्रैंड ट्यूटर हैं। वे अक्सर सबके सामने सम्राट की बात काट देते हैं। सम्राट मेरे पिता को काफी समय से नापसंद करते हैं, तो वे सू परिवार को जेल में डालने का ऐसा मौका कैसे छोड़ेंगे। शाही हुक्म को न मानना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा पूरे खानदान को दी जाती है। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ, बूढ़े सम्राट ने जानबूझकर मेरी शादी जैनबेई के राजा से करवाई है। शायद वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। मैं भला खुद अपने ही खिलाफ सबूत बूढ़े सम्राट के हाथ में कैसे दे सकती हूँ और उन्हें सू परिवार पर हमला करने का मौका दूं। मैंने अपने गहनों के डिब्बे में से एक जोड़ा पिन निकाला और उसे माँ की खास दासी के हाथ में देते हुए मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी। तुम वापस जाकर माँ को बता देना कि मैं यहाँ बहुत अच्छे से रहूंगी। उनसे कहना कि वो मेरी फिक्र न करें। आखिर मैं अपने पिता की बेटी हूँ। माँ की खास दासी मेरी बातों से राजी हो गई। उसने मेरी दासियों को मेरा अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा और वहाँ से चली गई। मैंने कमरे में चारों तरफ लगे लाल रेशम को देखा और चिढ़कर अपने सिर से गहने उतारने लगी। मैंने शादी का जोड़ा उतारा और बिस्तर पर रखी मूंगफली और लीची जैसी चीजों को जमीन पर फेंक दिया। फिर मैं बिस्तर पर चढ़ी और सोने की तैयारी करने लगी। मुझसे ये तो नहीं होगा कि मैं चुपचाप यहाँ दूल्हे का इंतजार करती रहूं। तभी हवेली की आयाली ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। मुझे बिखरे बालों के साथ बिस्तर पर बेतरतीब लेटे देख उसका चेहरा अचानक गुस्से से तमतमा उठा। वो बड़े गुस्से में मेरी ओर बढ़ी और मुझ पर चिल्लाने लगी, मालकिन, आप एक ऊंचे खानदान की शरीफ बेटी हैं। आप ऐसी अभद्र हरकत कैसे कर सकती हैं? आपको तो लाल घूंघट ओढ़कर रहना चाहिए था। आपको शालीनता से बिस्तर के किनारे बैठकर हुजूर के आने का इंतजार करना चाहिए था, न कि। बहुत अच्छा, मेरे पति ने तो पहले ही मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। अब घर के नौकर भी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करने लगे हैं। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी। मैंने ली दाई की बात बीच में ही काटते हुए ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो। तुम्हारी जैसी एक मामूली नौकरानी की इतनी हिम्मत की मुझसे बदतमीजी करे? क्या इस हवेली में कोई कायदे कानून नहीं बचे? मेरा गुस्सा देखकर ली दाई के तेवर तुरंत ढीले पड़ गए। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाई और बोली, ये बुढ़िया हुजूर की दाई माँ है।
हुजूर को मैंने ही अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है, वो हमेशा मेरा सम्मान करते हैं। मैं तो बस मालकिन के भले के लिए कह रही थी। अगर आपकी ऐसी बातें बाहर गई तो दुनिया क्या कहेगी। एक नौकरानी मेरे सामने अपनी उम्र का रौब झाड़ने की हिम्मत कर रही थी। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे कोमल हाथ में एक फल आया जो अभी तक नीचे नहीं गिरा था। मैंने उसे पूरी ताकत से ली की तरफ फेंक कर मारा। उसके तुरंत बाद मेरी बर्फीली आवाज गूंजी, उस पेशवान जी ने मुझे शादी के ही दिन अकेला छोड़ दिया। न जाने कहाँ मुंह काला कर रहा होगा। उसकी साख क्या मुझसे ज्यादा अच्छी है? तुमने उसे दूध पिलाकर बड़ा किया होगा, मुझे नहीं। तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरे सामने मुझे नसीहत दो। वो फल सीधा ली दाई के चेहरे पर जा लगा। ली दाई ने सिर झुका लिया, लेकिन वो लॉर्ड पे की तरफदारी करना नहीं भूली। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? हुजूर कहीं आवारागर्दी नहीं कर रहे हैं? मालकिन, अपनी जबान को लगाम दे। मेरा चेहरा अभी भी पत्थर की तरह सख्त था। मेरी शख्सियत से शाही दबदबा साफ झलक रहा था। मैं इस साम्राज्य के ग्रैंड ट्यूटर की सगी बेटी हूँ। ये रिश्ता खुद शहंशाह ने तय किया है। आज के बाद मैं इस पे खानदान की असली मालकिन हूँ। तुम महज एक नौकरानी हो। अगर तुमने दोबारा मुझसे बदतमीजी करने की जुर्रत की तो मेरे पास तुम्हें बाजार में नीलाम करने की पूरी वजह होगी। धप। ली दाई डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। वो जमीन पर सिर पटक पटक कर भीख मांगने लगी। मालकिन, जान बख्श दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई, रहम कीजिए मालकिन, अब ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं होगी। तभी लॉर्ड पेशवान जी ने दरवाजा धकेला और अंदर आ गए। उनके सामने यही नजारा था। वो ठंडे चेहरे के साथ तेजी से चलकर ली दाई के पास पहुंचे। उन्होंने उसे सहारा देकर उठाया। ली दाई को जैसे अचानक कोई सहारा मिल गया हो। फिर भी उसकी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शायद वो मेरी बातों से बुरी तरह सहम गई थी। वो दबे पांव वहां से चली गई। कमरे में अब सिर्फ मैं और पेशवान जी ही बचे थे। पेशवान जी काले रंग के रेशमी कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। दिखने में तो वो बड़े शरीफ लग रहे थे। वो बिस्तर के पास आए। वो ऊपर से मुझे घूर रहे थे। उनके सख्त चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। उनकी आवाज में कड़वाहट थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी दाई माँ के साथ ऐसा बर्ताव करो? मुझे उनका इस तरह ऊपर से मुझे देखना कतई पसंद नहीं आया। मैं बड़े आराम से खड़ी हुई। शुक्र है कि बिस्तर की छत काफी ऊंची थी। खड़े होने पर मेरा सिर नहीं टकराया। अब मेरी बारी थी पेशवान जी को ऊपर से नीचे देखने की। मैंने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। उसने मेरा अपमान करने की कोशिश की। अगर मैं उसे मार भी देती तो भी कम होता। क्यों? क्या हुजूर एक मामूली नौकरानी के लिए अपनी पत्नी पर हाथ उठाएंगे? पेशवान जी की भौहें सिकुड़ गई, लेकिन उन्होंने ली के पक्ष में फिर कुछ नहीं कहा। उनकी ठंडी नजरों ने मुझे सिर से पैर तक देखा और फिर वो बेरुखी से बोले, एक प्रतिष्ठित खानदान की बेटी होने के बावजूद तुम्हारे बाल इतने बिखरे हुए हैं, कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं। क्या यही तुम्हारी सभ्यता है? मैं हंस पड़ी और तब तक हंसती रही जब तक कि मेरी कमर में दर्द नहीं होने लगा। तुम कितने अजीब हो और खुद को युद्ध का देवता यानी महान सेनापति कहते हो। शादी के पहले ही दिन मुझे अकेला छोड़ दिया। सच है, बिना माता पिता की परवरिश के इंसान को कोई तमीज नहीं होती। पेशवान जी के माता पिता की मौत सालों पहले हो चुकी थी। उस विशाल महल में वो बिल्कुल अकेला वारिस था। पेशवान जी ठंडी आवाज में चिल्लाया, अपनी जुबान बंद करो। मेरे माता पिता का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने अपनी कमर पर हाथ रखे और बड़े घमंड के साथ हंसते हुए कहा, मैंने उनका अपमान नहीं किया है, मैं तो तुम्हारा अपमान कर रही हूँ। पेशवान जी, अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? सम्राट का हुक्म न मानना एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा में पूरा खानदान खत्म कर दिया जाता है। ओह, मैं तो भूल ही गई कि तुम्हारे घर में तो सिर्फ तुम ही बचे हो। मुझे छोड़ दो और फिर मरना तो तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। ये तो बहुत ही फायदे का सौदा है, मैंने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। पेशवान जी को गुस्से में जलते देख मेरा मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया। अगर तुम मुझे छोड़ते हो तो मैं तो दुनिया की नजरों में बेचारी बन जाऊंगी। फिर सम्राट न केवल मेरे परिवार को सजा नहीं दे पाएंगे बल्कि उन्हें मुझे ही दिलासा देना होगा। मैं बड़ी उम्मीद से पेशवान जी को देख रही थी, इस आस में कि शायद वो थोड़ी हिम्मत दिखाए। वो बचकानी मोहब्बत और जवानी के अरमान, वो सब अब भाड़ में जाएं। अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। रही बात छोड़ दिए जाने के बाद मेरी बदनामी की, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। क्या हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं? पेशवान जी गुस्से से आग बबूला हो गया, पर फिर भी मुझ पर हाथ उठाने या मुझे छोड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई।
उसने नफरत से बस एक बात कही, मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। मैंने भी उसकी तरफ मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा। नौकरानी जो रात का खाना लाई थी उसे खाकर मैंने सुकून से स्नान किया और बड़े अच्छे मूड में सो गई। अगले दिन मैं और पेशवान जी सम्राट का शुक्रिया अदा करने महल गए। भले ही हम इस शादी से खुश नहीं थे, पर फिर भी सम्राट के फैसले के लिए आभार जताना पड़ा। कितना बड़ा मजाक है ना? सम्राट ने हमें देखते ही मुस्कुराकर हमारी जोड़ी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और फिर हमें ढेरों तोहफे दिए। मैंने भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और सम्राट को इस शादी के लिए धन्यवाद दिया। लौटते वक्त मैं पालकी के एक सुदूर कोने में जाकर बैठ गई, पेशवान जी से काफी दूर। मेरा उससे बात करने का रत्ती भर भी मन नहीं था। जब पेशवान जी ने देखा कि मैं उसे इतनी साफ तौर पर नजरअंदाज कर रही हूँ तो उसे बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। जैसे ही हम महल के मुख्य द्वार पर पहुँचे, उसने अचानक कहा, मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। उसे ही पे खानदान की बड़ी बहू होना चाहिए था, पर तुमने उसका हक छीन लिया। मैं उसका गुनहगार हूँ, इसलिए मैं उसे अपनी छोटी पत्नी बनाकर इस घर में लाऊंगा। उम्मीद है कि तुम जलन के मारे उसे परेशान नहीं करोगी। जब मैंने ये बातें सुनी तो मैंने अपनी आंखें घुमाई और फिर बड़े प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया, सबसे पहले तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी? दूसरी बात, तुम्हें जितनी भी औरतें लानी हैं, शौक से ले आओ। और आखिरी बात, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो जलन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने पेशवान जी की बातों पर ध्यान देना बंद किया और बड़े सुकून के साथ अपने कमरे की ओर चल दी। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई। मैं वापस सोने जा रही हूँ। न सास ससुर की सेवा करनी है, न ही अपने पति की। इस विशाल हवेली के पिछले हिस्से में मेरा ही हुक्म चलता है। सच कहूँ तो ये दिन भी काफी अच्छे हैं। मैं दोपहर तक सोती रही। मैं अपनी माँ के घर से लाई छोटी नारंगी बिल्ली सुसु को गले लगाए आराम से मंडप में बैठकर नजारे देख रही थी। एक दासी मेरे कंधे दबा रही थी, एक दासी मेरे पैर, एक दासी मुझे पंखा झल रही थी और एक दासी मुझे खिला रही थी। मैनेजर ने पहले ही घर की जिम्मेदारियां मुझे सौंप दी थी। मैंने यूं ही हवेली के बही खाते पर एक नजर डाली। जब मैंने देखा कि बही खाते में सिर्फ 10,000 चांदी के सिक्के बचे हैं तो मैं हंसे बिना नहीं रह सकी। अच्छा हुआ कि मुझे गुजर बसर के लिए ज़ेनबेई के मालिक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वरना मैं तो भूखी मर जाती। मैंने लापरवाही से बही खाता एक तरफ फेंक दिया और अपनी बिल्ली को सहलाती रही। मैं बहुत सुकून में थी, लेकिन ये सब कुछ पेशवान जी ने बर्बाद कर दिया। वो गुस्से में मेरे सामने आया। ऐसा लग रहा था कि उसे मेरा इस तरह आराम से रहना पसंद नहीं आया। बहुत बढ़िया, वो नाखुश है तो मैं और भी खुश हो गई। पेशवान जी मेरे बगल में बैठ गया। उसका लहजा ठंडा था। मैं घर संभालने का अधिकार उसे दूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हें हवेली में किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए उन बही खातों का ढेर उसकी तरफ खिसका दिया। ये सब ले जाओ, मेरी आंखों के सामने रखकर इन्हें मेरी नजर में मत चुभाओ। भले ही मैं घर न संभालूं, मेरी हैसियत को कोई हिला नहीं सकता। मेरा आत्मविश्वास मेरे मायके से आता है। मैं तो वैसे भी इस हवेली के इन बेकार हिसाब किताब को संभालना नहीं चाहती थी। इतने कम पैसों में हवेली के खाने पीने का खर्चा कहाँ से चलेगा? इसे संभालने में मेहनत भी लगेगी और ऊपर से मुझे अपने दहेज से पैसे लगाने पड़ेंगे और डांट भी खानी पड़ेगी। ये तो सरासर एक बेमतलब का काम है। अब जब कोई और इसे संभाल रहा है तो मैं तो खुश हूँ। पेशवान जी बही खाते और निशानियाँ लेकर चला गया। शाम को मैंने आराम से रात का खाना खाया। एक बहुत सजी धजी, सिर पर मोतियों वाले कांटे लगाए एक औरत मुझे सलाम करने आई। ये पेशवान जी की पसंदीदा उपपत्नी नानजी थी। मैंने अपने हाथ से एक हल्का सा इशारा किया और उसे बैठने के लिए कहा। नानजी ने मुझे देखकर शुक्रगुजारी से मुस्कुराया, फिर उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया। बहन, मुझे असल में आपके लिए बहुत अफसोस है। कल रात आपकी और मालिक की सुहागरात थी, लेकिन मालिक जिद करके मेरे कमरे में ही रुक गए। मैंने उन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं गए। मुझे माफ कर दीजिए बहन, मैं जानती थी कि ये पसंदीदा उपपत्नी मुझे सलाम करने किसी अच्छे इरादे से नहीं आई है। वो अपनी ताकत दिखाने आई थी। खुलेआम और छुपे तौर पर वो बस दिखावा कर रही थी। मैं हल्के से मुस्कुराई। मेरी माँ की सिर्फ मैं ही एक बेटी हूँ और मेरी कोई बहन नहीं है जो एक उपपत्नी हो। आज के बाद तुम मुझे मालकिन कहोगी।
नांसी एक पल के लिए चौंक गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी इच्छा के अनुसार गुस्सा नहीं होंगी। उसने अपने होंठ भींचे और धीमी प्यारी आवाज में बोली, मालकिन। मैं मुस्कुराती रही। एक उपपत्नी को अच्छी तरह से रहने के लिए अपने पति के दुलार की जरूरत होती ही है। मैंने देखा कि नांसी की आंखें लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसका अपमान किया हो। मेरा चाय पीने का मन हो गया। चाय की चुस्की लेते हुए, घर से लाई हुई चाय पत्ती ही सबसे अच्छी होती है। नांसी धीरे धीरे सिसकने लगी। मालकिन, मैंने जानबूझकर आपसे घर संभालने का अधिकार नहीं छीनना चाहा। ये तो मालिक ने मुझे दिया है। उन्होंने मुझे मना करने नहीं दिया। वो ये भी उम्मीद करते हैं कि आप मालिक से नाराज नहीं होंगी। मैंने बिना कुछ कहे बस हल्के से नांसी की ओर देखा। नानजी को इस तरह परेशान देखकर मैंने कहा, ओहो, तो तुम इस बारे में बात कर रही हो? घर की जिम्मेदारी मैंने खुद ठुकरा दी थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें दे दी। नानजी की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो बहुत बेचारी और लाचार दिख रही थी। पेहवाजी ने सुना कि नानजी मेरे आंगन में आए हैं। वो तुरंत वहां आया और उसने नानजी को इतने दुख में रोते हुए देखा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसने ठंडे लहजे में मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिल इतना छोटा क्यों है? तुमने मेरी जिया को क्यों सताया? उसकी क्या गलती थी? उसने मुझ पर बिना सोचे समझे इल्जामों की बारिश कर दी। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का प्याला जोर से पेहवाजी के पैरों के पास दे मारा। गरम चाय पेहवाजी के कपड़ों पर गिर गई। धम! नानजी का शरीर कांप उठा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी इतनी हिम्मत होगी कि मैं हावे पर चीजन फेंकूंगी। मेरा चेहरा भी उतना ही सख्त था। मैंने कहा, पेशान जी, तुम सिर्फ आंखों से ही अंधे नहीं हो, तुम्हारा दिल भी पत्थर का और अंधा है। चलो अब जल्दी से अपनी इस लाडली को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। ए फ्लैट आगे से उस यहाँ मुझसे मिलने या सलाम करने आने की कोई जरूरत नहीं है। पेहवाजी गुस्से में थोड़ा घुराया। उसने नानजी को अपनी गोद में उठाया और पीछे मुड़कर चला गया। मैंने नजरें उठाई और देखा कि नानजी मेरी तरफ देखकर जीत वाली मुस्कुराहट मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, तो क्या हुआ अगर तुम इस घर की मालकिन हो? हुए तो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, पर सच तो यह है कि मुझे पेहवाजी से कोई लगाव नहीं है। वो किसे प्यार करता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपनी बिल्ली को सहलाती रही। साथ ही मैंने कुछ छोटी मछलियां भी पाल लीं। ऐसा नहीं था कि बाहर की बातें मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। बस मैंने अन्न पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। शादी के 3 दिन बाद जब मायके जाने का वक्त आया, मैंने अकेले ही जाने का फैसला किया था। मैं बस रथ में बैठी ही थी कि पेहवाजी भी मेरे पीछे अंदर आ गया। मैंने बिना सोचे समझे खुद को उससे दूर कर लिया। मैंने तेवर दिखाते हुए पूछो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेहवाजी ने चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। शादी के दिन जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। मैंने जानबूझकर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था। जिया बीमार थी, मुझे उसका ख्याल रखना था। मैंने शांति से हाथ उठाकर उस बीच में ही टोक दिया, तुम्हें मुझे ये सब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। पेशान जी चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने बात पलट दी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि महाराज को ये ना लगे कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। अच्छा, तो पेहवाजी भी महाराज के गुस्से से डरता है, इसलिए बेचारा मजबूरी में मेरे साथ मायके जा रहा है। मैंने अपनी आंखें बैंड कर लीं। उसकी फालतू बातें सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। पेहवाजी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन जब मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो भी समझदारी दिखाते हुए चुप हो गया। मैं अपने घर पहुंची। खुशी से झूमते हुए मैं अपनी माँ की गर्माहट भरी गोद में जा गिरी और उनसे लिपट गई। माँ की कमर पकड़कर मैं अनपढ़ अपना प्यार जताने लगी। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आई। मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से गले लगाया। मेरी बच्ची ने बहुत दुख झेला है। किसी ने भी पेहवाजी की तरफ देखा तक नहीं। वो खामोशी से मेरे पीछे पीछे चलता रहा। मैंने भी उस पूरी तरह नजरअंदाज किया। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने पेहवाजी को जमकर सुनाई और उस खूब खरी खोटी सुनाई। वो एक लफ्ज भी नहीं बोला। अंत में उसने बस इतना कहा, मैं वाना का पूरा ख्याल रखूंगा। मेरा पूरा नाम सू छिंगहुआन है। मुझे ये नाम बहुत पसंद है, लेकिन जब पेशवान जी मुझे इस नाम से बुलाते हैं तो मुझे बहुत घिन आती है।
मैंने अपनी माँ के साथ आधा दिन बिताया और अब मुझे फिर से जाना था। जाते समय माँ ने मुझे ढेर सारा सामान दिया। सब मेरी पसंदीदा चीजें थीं। मेरा माँ से अलग होने का मन नहीं कर रहा था। मेरी माँ ने प्यार से कहा, पगली लड़की, जब भी घर की याद आए तो वापस आ जाना। गाड़ी में बैठने के बाद मेरा मन बहुत उदास था। मैंने पर्दा उठाया। मैंने देखा कि माँ अब भी वहीं खड़ी मुझे देख रही हैं। मेरे आंसू एकदम से छलक पड़े। मैंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और आंसू मेरी उंगलियों के बीच से बहने लगे। रोना बंद करो, पे शिवांजी की आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं तुरंत होश में आ गई और शांति से अपने आंसू पोंछने लगी। नजर उठाकर देखा तो पे शिवांजी मेरे बगल में बैठे थे। वो मेरे बहुत करीब थे। उन्होंने हाथ में एक रुमाल लेकर मेरी आंखों के सामने कर दिया। मैंने हम दोनों के बीच दूरी बनाई और ठंडे स्वर में कहा, मेरे करीब मत आना, मुझे घिन आती है। पे शिवांजी का हाथ हवा में ही रुक गया। उन्होंने मुझे 2 पल देखा और फिर अपना हाथ वापस खींच लिया। हवेली वापस पहुंचकर मैं गाड़ी से उतरी और देखा कि नानची दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। पे शिवांजी मेरे पीछे उतरे। नानची 2 कदम आगे बढ़ी। उसका पैर मुड़ा और वो सीधे पे शिवांजी की बाहों में जा गिरी। वो पे शिवांजी की बाहों में सहारा लेकर मुझे देखकर इतराकर मुस्कुराई। मैंने उसे बेपरवाही से देखा। इस तरह के ध्यान खींचने वाले नाटक सिर्फ एक रखेल ही कर सकती है। मैंने पे शिवांजी की तरफ देखा भी नहीं और बेरुखी से मुड़कर चली गई। लगातार कई दिनों तक मैंने पे शिवांजी को नहीं देखा और न ही वो तथाकथित प्रिय रखेल मुझे सलाम करने आई। मेरा मन बहुत शांत था। पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए तो कितना अच्छा हो। खाने पीने की कोई चिंता नहीं। 1 महीने बाद पे शिवांजी मेरे सामने आए। उनका लहजा शांत था। मेरी प्रेमिका गर्भवती है। तुम पे परिवार की मालकिन हो। अब से उसके खाने पीने और खर्च का स्तर तुम्हारे बराबर होगा। तुम अपने पद का फायदा उठाकर उसे तंग नहीं करोगी। वो बहुत नर्म दिल की है। उम्मीद है कि तुम उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करोगी। तुम दोनों मिलजुल कर रहना। ये बात सुनकर मेरा चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और मेरे हाव भाव बदल गए। मैं राजगुरु की बेटी हूँ। मैं जो भी खाती और इस्तेमाल करती हूँ वो सब सुपरिवार का है। इसका आपसे क्या लेना देना? क्या आपकी यह टूटी फूटी हवेली आपकी उस तथाकथित प्रिय रखेल का खर्च उठा सकती है? घर चलाने का अधिकार तो आपकी उस रखेल के हाथ में है। वो जो चाहे खा सकती है। पूरी हवेली को खाकर खत्म भी कर दे तो भी कोई बात नहीं। पे शिवांजी ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उन्होंने नाराजगी भरी नजरों से मुझे देखा। तुम्हारी शादी इस हवेली में हुई है तो क्या तुम जो खाती पहनती हो वो इस हवेली का नहीं है? मेरे सामने सुपरिवार का नाम मत लो। माना कि घर चलाने का अधिकार ची अ के हाथ में है, लेकिन वो नियमों का पालन करती है। उसके खाने पीने और खर्च का स्तर एक प्रिय रखेल के हिसाब से ही है। वो तुम्हारे बराबर नहीं होना चाहती। उसे डर है कि इससे तुम्हारा रुतबा कम हो जाएगा। मैं उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं खास तौर पर तुम्हें ये बताने आया हूँ। अगर तुम मान जाओगी तभी वो सुकून से अपने बच्चे का ख्याल रख पाएगी। तुम हमेशा अपना गुस्सा उस पर मत निकाला करो। मैंने उसे कब तंग किया? क्या उसने तुमसे यही कहा है, मॉडल? मैं शांत नजरों से पे हवाजी के यूएस ठंडे चेहरे को देख रही हूँ, जिसे बार बार मुझे उकसाने की आदत हो गई है। मेरा मिजाज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पे हवाजी मेरे बगल में बैठ गया। उसने एक प्याली चाय निकाली, उस पिया और फिर बोला, उसने तुम्हारे बारे में कोई बुराई नहीं की है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो फिर तुम सच में अंधे हो। मैंने अपने हाथ का आधा खाया हुआ फल पे हवाजी के चेहरे पर दे मारा। जरा जाकर अपने इस मैंशन के घटिया हिसाब किताब को तो देखो। मुझसे बात करने से पहले देख लो कि तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं। क्या उस बस घर की मालकिन वाला खर्चा चाहिए? ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे डर है कि वो इसे झेल नहीं पाएगी। मैं तुम्हें एक बार फिर साफ साफ बता दूं, मैं अपना खुद का दहेज इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे इस कंगन घर का एक दाना तक नहीं खाया है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उन्होंने मुझे ढेर सारा दहेज दिया है। राजधानी में ढेरों दुकानें और हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन है मेरे पास। कई सारी हवेलियां और हर तरह का ऐशो आराम का सामान भी है। मेरी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी पर ये खत्म नहीं होगा। मैं रोजाना बहुत कीमती खाना खाती हूँ। मैं खुद को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हारे इस मैंशन की ये थोड़ी सी जायदाद
वो तुम्हारी प्यारी रखेल भी मेरी बराबरी करना चाहती है। कितनी बेशर्म है वो। लगता है उसने भी घर के हिसाब किताब के पन्नों को पलट कर देख लिया है। काफी देर बाद उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मैंने जंग के मैदान में दुश्मनों से बहुत सारा लूट का माल जीता था, लेकिन मैंने वो सारा पैसा शहीद सैनिकों के परिवारों को पेंशन के तौर पर बांट दिया। जो थोड़ा बहुत बचा था वो तुम्हारे घर शगुन के तौर पर भेजे दिया गया था। तुम वो शगुन अपने साथ लाई होगी, है ना? मैं तुम्हारे दहेज को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वो शगुन का पैसा सरकारी खजाने में जमा कर दो, ताकि मेरी जान को कोई तकलीफ ना हो। उसके इस बेशर्मी भरी बात को सुनकर तो मुझे हंसी आ गई। मैंने तो साफ मना कर दिया, शगुन मुझे दिया गया है तो वो अब मेरा है। ए फ्लैट, तुम इसमें से एक पैसा भी नहीं हिला सकते। बेहवा जी, तुम्हारी इस घटियापन ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। मुझे लगा था कि तुम पहले ही काफी बेशर्म हो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने गिरे हुए होगे। चुनटाओ, रखेल के पास अभी एक कटोरा गर्भपात की दवा लेकर जाओ, और तब तक वही रुकना जब तक वो यूज पीना लो और उसका बच्चा गिर ना जाए। मैंने पीछे मुड़कर अपनी खास नौकरानी को हुक्म दिया, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। बेहवाजी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। उसका सब्र का बांध टूट गया। ओ जहरीली औरत, तुम एक नन्हे से बच्चे को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती? मैं बड़े आराम से बैठी रही और अपनी पलकें उठाकर बेहवाजी के गुस्से से भरे चेहरे का मजा लेने लगी। जब मेरा मन भर गया तब मैंने उससे बात की। वो सिर्फ एक रखेल है। इस घर की मालकिन के होते हुए क्या उसकी इतनी औकात है कि वो पहले बच्चे को जन्म दे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे सू परिवार की भी अपनी एक इज्जत है। इस पूरे शहर में जरा नजर तो घुमाओ, कौन सा इज्जतदार परिवार एक नौकरानी के बच्चे को पहले पैदा होने देगा? ये सुनकर बेहवाजी की बोलती बैंड हो गई। उसका गुस्सा निकल नहीं पाया, जिस वजह से उसका चेहरा तमतमा गया। उसने हार नहीं मानी और बोला, एक बार बच्चा पैदा हो जाए, उस तुम्हारे नाम से जोड़ दिया जाएगा तो वो तुम्हारा ही असली वारिस कहलाएगा। वैसे भी मैं पूरी जिंदगी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तुम्हारा अपना कोई बच्चा तो होगा नहीं, तो अगर तुम यूएस बच्चे को पाल लोगी तो क्या हो जाएगा? आगे चलकर मेरे और जिया के बहुत सारे बच्चे होंगे। अन सबको तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा। वो सब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे। बेहवाजी ऐसे दिखा रहा था जैसे मुझसे बच्चे पलवा कर वो मुझ पर कोई बड़ा एहसान कर रहा हो। मुझे हंसी आ गई। मैं सामने खड़े इस शख्स की तुलना अब उससे कभी नहीं कर सकती थी, जो कभी एक बहादुर जवान जर्नल हुआ करता था। क्या कमाल की चाल चली है तुमने। ये फ्लैट, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे मेरे दहेज पर पाले? ख्वाब देखना बैंड करो बेहवाजी, या तो मुझे तलाक दो या फिर यूएस बच्चे को गिरा दो। तुम एक चुनो। मैंने सीधे पेशवान जी की आंखों में देखा। मेरा लहजा शांत था। मुझे तो गुस्सा करने का ख्याल तक नहीं आया, बस हास्यास्पद लग रहा था। ऐसे इंसान पर हंसी आ रही थी जो हमारे महान शिया राजवंश के युवा सेनापति हैं। पेशवान जी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और वो मुझे देख रहे थे। उन्होंने अपनी मुठियां भींची और फिर ढीली छोड़ दी, फिर भींची और फिर ढीली छोड़ दी। आखिरकार उन्होंने मुझे एक ठंडी नजर से देखा और बिना कुछ कहे चले गए। मैंने घूमकर चुनताओ को देखा। चुनताओ का चेहरा गुस्से से लाल था। वो मेरे लिए बहुत गुस्से में थी। उसने सिर हिलाया। मालिकिन, मैं यकीनन उस रखेल को गर्भपात की दवा पीते हुए देखूंगी जब तक कि उसका गर्भपात न हो जाए। चुनताओ मुड़ी और काम करने चली गई। जब वो कोई काम करती है तो मुझे तसल्ली रहती है। मेरा भी नजारे देखने का मन नहीं था। मैं अपनी दासियों को लेकर हवेली से बाहर खरीदारी करने चली गई। मैंने अपनी पसंद की बहुत सारी चीजें खरीदी और 2 घोड़ा गाड़ियां भर ली। हम शानो शौकत से हवेली वापस आए। चुनताओ मेरे पास आई। उसने बड़े आदर से कहा, मालकिन, बच्चा गिर गया है। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने अपने गोरे नाजुक हाथ लहराए और कहा, चलो उस खास रखेल को देखने चलते हैं, साथ ही उसे कुछ ताकत की चीजें भी दे देंगे। मैं मुस्कुराते हुए नानसी के आंगन में पहुंची। उसका आंगन हर कोने से खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन वो उसे चाहे जितना भी सजा ले, मेरे आंगन की बराबरी नहीं कर सकती थी। मैं नानसी के सोने के कमरे में गई और देखा कि वो बिस्तर पर लेटी हुई है। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गई और नजाकत से बैठ गई।
खास रखेल, इस मालकिन ने सुना है कि तुम्हारा गर्भपात हो गया है। संयोग से मैं आज हवेली से बाहर कुछ चीजें खरीदने गई थी, तो सोचा कि तुमसे भी मिलती चलूं। तुम्हें इनाम में कुछ ताकत की चीजें दे दूं। नांसी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उसका शरीर कमजोर था। वो मुझे घूर रही थी, उसकी आंखें खून की तरह लाल थी, मानो वो मेरा कच्चा मांस चबा जाएगी। उसने दांत पीसते हुए कहा, मालकिन, तुम इतनी बेरहम क्यों हो? तुमने एक बच्चे को भी नहीं बख्शा। क्या सू परिवार में यही तहजीब सिखाई जाती है? चुनताओ जोर से चिल्लाई। बदतमीज, तुम एक रखैल होकर मालकिन पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रही हो। वो उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। उसका अभी अभी एक बच्चा गिरा है, शरीर कमजोर है। जब वो ठीक हो जाए तब थप्पड़ मारना। मैंने कुछ देर नांसी के चेहरे के हाव भाव का मजा लिया। मेरा मन और भी खुश हो गया। वो हमेशा मेरे सामने अपनी ताकत का दिखावा करती थी, तो मैंने उसे बता दिया कि इस घर की मालकिन कौन है। उसके बच्चे को तो पेशवान जी भी नहीं बचा सके। मैं कोई भली इंसान नहीं हूँ, ये जो बुरी इंसान हूँ, मैं इसे आखिर तक निभाऊंगी। मैं धीरे धीरे उठी, मुस्कुराते हुए नांसी को देखा और नर्म आवाज में कहा, मुझे तलाक देना और गर्भपात करवाना। मैंने पेशवान जी को इन दोनों में से एक चुनने को कहा और पेशवान जी ने गर्भपात को चुना। इंसान को मारने से ज्यादा दिल को मारना तकलीफ देता है। नांसी के मुंह से खून का फव्वारा निकला जो बिस्तर पर जा गिरा। वो संघर्ष करते हुए उठी और मुझे घूरने लगी। तुम झूठ बोल रही हो, साफ साफ तुम ही जहरीली हो और इल्जाम स्वामी पर डाल रही हो। स्वामी ऐसे इंसान नहीं है। मैंने सिर झुकाकर अपनी गोरी नाजुक उंगलियों को देखा। मैंने अपने नाखून हल्के गुलाबी रंग में रंगे थे। मुझे ये बहुत पसंद आया। मेरे चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। नजरें उठाते हुए, ये पेहवाजी बस ऐसा ही एक आदमी है। अगर उसने मुझे तलाक दिया तो महाराज उस सजा देंगे, यहाँ तक कि उसकी सारी ताकत भी छीन ली जाएगी। तुम तो बस एक खास रखाइल हो। उसके दिल में तुम्हारी क्या औकात है? जरा देखो, उसमें इस शादी के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं थी, इसलिए उसने तुम्हें बस एक नौकरानी की तरह रखा। ताकत और खूबसूरती के बीच उसने हमेशा ताकत को ही चुना। पेहवाजी के पास सेना की कमान है और उसने कई युद्ध जीते हैं। क्या बुद्ध महाराज उस यूं ही ताकतवर बनते देखता रहेगा? ये रिश्ता तो महाराज ने जानबूझकर करवाया था। अगर मैं आदेश ठुकराती तो महाराज मेरे सुपरिवार को मौत के घाट उतार देते। अगर पेहवाजी मना करता तो महाराज इसी बहाने उससे सेना की सारी ताकत छीन लेते। महाराज ने क्या चाल चली है, पर ना तो मैंने और ना हाय पेहवाजी ने उनका आदेश टाला। पता नहीं अब महाराज आगे क्या करेंगे। नानजी को तो अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने मुंह से खून की उल्टी की, जैसे उसका दिल पूरी तरह टूट गया हो। पेहवाजी ने दरवाजा धक्केला और अपनी महबूबा की ये हालत देखी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और उसने मुझे एक तरफ धकेलने के लिए हाथ उठाया। मैं तुरंत एक तरफ हट गई और उसका हाथ मुझे छू तक नहीं पाया। पेहवाजी ने मुझे घूर कर देखा और फौरन पीछे मुड़ गया। उसने बड़े प्यार से नानजी को गले लगाया और उसके होठों से खून पोंछा। जिया, मैं तुम्हारे लिए अभी शाही हकीम को बुलाता हूँ। नानजी ने कमजोरी से सर उठाया और एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। आप मालकिन को दोष मत दीजिए, उनका मकसद हमारे बच्चे को मारना नहीं था। गलती मेरी ही है। मुझ जैसी एक रखाइल को मालकिन से पहले माँ बनने का हक नहीं था। मालकिन तो मेरे लिए खास तौर पर ये ताकत की दवाई लाए हैं, मुझे इनाम देने के लिए। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतने में चुनताओ ने मेरे लिए एक कुर्सी लड़ी। मैं फिर से बैठ गई और इन दोनों बेशरम प्रेमियों को गले लगते हुए देखने लगी। मुझे तमाशा देखना बहुत पसंद है और ये नौटंकी तो कमाल की है। पेहवाजी का गुस्सा और बढ़ गया, पर उसने किसी तरह खुद पर काबू पाया। उसने बड़े प्यार से नानजी को दिलासा दिया, मैं तुम्हें खुद को यूं नीचा दिखाने नहीं दूंगा। मेरे दिल में तुम हाय इस पे खानदान की असली मालकिन हो। नानजी का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डरते हुए कहा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, असली मालकिन तो वही है। तभी पेहवाजी ने गुस्से में मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। सुकिंगहुन, तुमने उसके पेट में पाल रहे बच्चे को मार दिया, अब भी तुम उस क्यों सता रही हो? क्या तुम यूज मौत के मुंह में धकेल कर ही चैन से बैठ हुई? मैंने तालियां बजाई। मैंने हाथ उठाकर तालियां बजाई।
ये दिखाने के लिए कि तमाशा बहुत बढ़िया था। मैंने एक डिब्बे की तरफ इशारा किया। मैं तो भले दिल से इसके लिए ताकत की दवाई लाई थी। ये 10 साल पुराना असली जिनसेंग है, क्या ये इसके लिए बुरा है? पे हवाजी ने मुड़कर देखा और उसकी नजर यूं इस डिब्बे पर पड़ी। नानजी ने रोते हुए पे हवाजी के कपड़े खींचे और बेचारी बनकर बोली, हमारा बच्चा चला गया, अब आप मालकिन के साथ ही अपना परिवार बढ़ाइए। जब वो माँ बन जाएंगी तब मैं बच्चा पैदा करूंगी। पे हवाजी ने अपने होठ पीछे। ऐसी बकवास मत करो, मेरा बच्चा सिर्फ तुम्हारी ही कोख से जन्म लेगा। नानजी ने अपना होठ चबाया और उसके आंसू निकल पड़े। लेकिन उपपत्नी पहले बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, पे शुवांजी ने दिलासा दिया। तुम चिंता मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। मैं उनकी बातें सुन रही थी। हाँ, पे शुवांजी मेरे साथ बच्चा पैदा करना चाहता है, पर मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। मैं शान से चली गई और सेहत बनाने वाली चीजों का एक डिब्बा वहीं छोड़ दिया। रात में मैं खाने के बाद मीठा खा रही थी और चुनताओ से उस प्रिय उपपत्नी के यहाँ हुए तमाशे के बारे में सुन रही थी। पे शुवांजी के जाने के बाद उस प्रिय उपपत्नी ने खटाखट करके ढेर सारी चीजें तोड़ दी। मैंने जो सेहत की चीजों का डिब्बा भेजा था उसे भी उसने नौकरों को फेंक दिया। हाँ, जिस तरह से यह प्रिय उपपत्नी पैसे बर्बाद करती है, उसे तो 10 पे शुवांजी भी नहीं पाल सकते। चुनताओ जानती है कि मुझे तमाशा देखना पसंद है, उसे भी तमाशा देखने का शौक हो गया है। राजधानी में किस घर में क्या होता है उसे सब पता होता है। और हवेली की तो बात ही छोड़ दो। इन गपशप की बातें करते हुए उसकी आंखों में पूरी तरह से उत्साह भरा था। मेरी आंखें मुस्कुराहट में सिकुड़ गईं। मुझे उकसाने की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। अगले 1 महीने तक मैं हवेली में ही बंद रही, बाहर नहीं निकली, किसी भी मेलजोल में हिस्सा नहीं लिया। बस हर दिन बिल्ली को सहलाती थी, खाती पीती और मजे करती। मैं फूलों वाले मंडप में कुछ बार पे शुवांजी से टकराई। हर बार पे शुवांजी मुझे नफरत भरी नजरों से देखता, मानो मैं एक निकम्मी बेकार इंसान हूँ, जिसने बेकार में ही उसके पे परिवार की मालकिन की जगह घेर रखी है। उसमें हिम्मत है तो शाही फरमान का विरोध करे ना। अपना गुस्सा मुझ पर उतारने का क्या मतलब है? मैं नाखुश हो गई। मैं भी उन्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। मैंने लोगों को चुपके से उन पर नजर रखने के लिए कहा। हर बार जब वे करीब आते तो मैं जानबूझकर उन्हें रोक देती। कुछ बार ऐसा होने के बाद पे शुवांजी आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से से काला चेहरा लेकर मेरे सामने आया। तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो, है ना? मैं तुम्हें छूता नहीं हूँ, मुझे सिर्फ जिया को छूना पसंद है। तुम जल रही हो। मैंने आंखें उठाकर नफरत से पे शुवांजी को देखा और हल्के से कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए जलने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा होगा कि हम भविष्य में एक दूसरे के रास्ते में न आए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मुझे परेशान नहीं करोगे। मैं बस अपनी बाकी की जिंदगी शांति से गुजारना चाहती हूँ। जब तुम मुझे देखो तो रास्ता बदल लेना और मेरे सामने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश भी मत करना। पे शुवांजी का चेहरा और भी काला पड़ गया। उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा, कुछ नहीं कहा, मुड़ा और चला गया। इसके बाद पे शुवांजी सच में मेरे सामने बहुत कम आने लगा। अगर कभी कभार टकरा भी जाते तो वो दूर से ही मुड़कर चला जाता। मैं मन ही मन खुश थी। इस हवेली में अब मैं और भी आराम से रहने लगी थी। घर संभालने का अधिकार नान जेड के हाथों में था। राजधानी के बड़े घरानों से आने वाले दावतनामे भी सब नान जेड के पास भेजे जाते थे। शुरुआत में दरबान दावतनामे मेरे पास लाता था, लेकिन मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती थी, तो मैंने दरबान से कहा कि वो सारे नानजी को दे दे। नानजी गर्व से मेरे सामने दिखावा करने आई। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दी, जैसे कोई नाटक देख रही हूँ। उसके तमाशे का इंतजार करने लगी। मैंने सुना था कि वो एक ऐसी औरत है जिसे पे शुवांजी सरहद से लेकर आया है। उसका परिवार गरीब था। उसकी रोज की बातों से ही पता चल जाता था कि उसे लोगों से घुलना मिलना नहीं आता। राजधानी की वो बेगमें और शहजादियां बहुत चालाक हैं। भला वो उसकी जैसी एक उपपत्नी को क्यों भाव देंगी? और हुआ भी वही। कुछ दावतों में जाने के बाद ही वो रोते हुए पे शुवांजी के पास शिकायत करने चली गई। आखिर में पे शुवांजी उसे मेरे सामने ले आया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों, और बस पे शुवांजी को देखती रही। आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? क्या आपको पता नहीं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ? मेरे पास सच में इन दोनों से बात करने का समय नहीं था। पे शुवांजी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तुम क्या व्यस्त हो सकती हो? ये पूरा घर तो जी अही संभाल रही है।
नानजी ने पेशवान जी की आस्तीन खींची और उसे चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद वो रोते हुए मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मैडम, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी इजाजत के बिना दावत में नहीं जाना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं बहुत सी बातें नहीं समझती। कृपया मैडम, मुझे सिखा दीजिए। मैडम, आप मुझे जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। पेशवान जी यह और नहीं देख सका। उसे नानजी पर तरस आ गया और उसने उसे उठाया और धीरे से उसके आंसू पोंछे। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम ग्रैंड ट्यूटर की बेटी हो। तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे से हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम जी को सिखाओ कि उन महिलाओं के साथ कैसे घुलना मिलना है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आप लोग सिखाने के लिए उन मशहूर शिक्षकों को क्यों नहीं बुला लेते? पेशवान जी ने गंभीर चेहरे के साथ शांत आवाज में कहा। बुलाया था, लेकिन वे सब चापलूस और मौकापरस्त लोग हैं। जब उन्होंने सुना कि उन्हें जी को सिखाना है तो उन सब ने मना कर दिया। जो मशहूर नहीं हैं, वे तो सिखाने आना चाहते थे, लेकिन मैं यानी कि मार्क्विस उन्हें इस लायक नहीं समझता। वे मेरे दिल की रानी को सिखाने के काबिल नहीं हैं। नानजी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ओह, अब मैं समझी। तो इन्हें नानजी को सिखाने के लिए कोई मशहूर महिला शिक्षक नहीं मिली, इसलिए वे मजबूर होकर मेरे पास आए हैं और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मुझ पर कोई बड़ा एहसान कर रहे हों। पेशवान जी की यह बात बड़ी मजेदार है। वो दूसरों को चापलूस कहता है, लेकिन क्या वो खुद कभी अपने से कम हैसियत वाले लोगों को सम्मान देता है? पेशवान जी ने देखा कि मैं कुछ नहीं बोल रही। शायद उसे लगा कि उसका लहजा कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया था, इसलिए उसने धीरे से खांसा। उसने कोमलता से मेरी तरफ देखा और नर्म आवाज में बोला, हुआन, मैंने पहले तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इसका जी से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है तुम पुरानी बातों को भुला दोगी। उसे सिखा दो। मेरी नजरें शांत थीं। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया। कृपया मुझे मैडम कहिए। जो कुछ पहले हुआ है वो सिर्फ एक माफ करना कहने से खत्म नहीं हो जाता। अगर वे मेरे सामने मर भी जाएं, तो भी मेरी पलक नहीं झपकेगी। पेशवान जी फौरन मान गया। उसने नजरें झुकाकर कहा, मैडम। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। मैंने अपना सिर घुमाकर नानजी की तरफ देखा। तुम हर रोज सुबह आना और शाम को वापस जाना। नानजी खुश हो गई और बार बार शुक्रिया अदा करने लगी। शुक्रिया मैडम। पेशवान जी भी आखिरकार मेरी तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराया। उसने नानजी की पतली कमर में हाथ डाला और मेरे सामने प्यार जताते हुए चले गए। चुनताओ को मेरा ये फैसला समझ नहीं आया। मैडम, क्यों? मैं हल्का सा मुस्कुराई। वो एक रखेल है, तो उसे रखेल के तौर तरीके सीखने ही चाहिए। तुम उस पर नजर रखना। चुनताओ फौरन समझ गई। ये दासी उस रखेल को अच्छे से सबक सिखाएगी। अगले दिन नानजी सुबह जल्दी आ गई। चुनताओ ने उसे बड़े हॉल में बिठाकर इंतजार करवाया। मैं हमेशा की तरह आराम से सोती रही। जब मैं जागी तो दोपहर हो चुकी थी। मैंने आराम से दोपहर का खाना खाया। तब जाकर मुझे नानजी नाम की उस इंसान का ख्याल आया। मैं अच्छे मूड में उससे मिलने गई। नानजी ने मुझे देखा। उसके चेहरे पर नाखुशी थी, पर शायद उसे एहसास हो गया था कि उसे मुझसे कुछ काम है। पल भर में उसने अपनी नाराजगी वापस ले ली। इसके बाद उपपत्नी को तौर तरीके सिखाने का काम चुनताओ को सौंप दिया गया। चुनताओ ने उसे सिखाया कि मालकिन का सम्मान कैसे करना चाहिए। अगर मालकिन उसे पूरब जाने को कहे तो वो पश्चिम नहीं जा सकती। अगर मालकिन उसे पश्चिम जाने को कहे तो वो पूरब नहीं जा सकती। उपपत्नी को मालकिन को देखते ही घुटने टेककर प्रणाम करना चाहिए और मालकिन से जुबान नहीं लड़ानी चाहिए। नानजी घुटनों के बल बैठकर सीख सुन रही थी। थक जाने पर वो आराम करने के लिए खड़ी हो जाती। आराम करने के बाद वो फिर से घुटने टेक देती। मैं पास में बैठकर नानजेड के हाव भाव का मजा ले रही थी। मैंने अपनी आंखों से उसके चेहरे के भाव को खुशी से नफरत में बदलते देखा। सिर्फ एक ही तो दिन हुआ था। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई और पेशवान जी के पास ये कहने भाग गई कि मैं जानबूझकर उसे परेशान कर रही हूँ, उसे जलील कर रही हूँ। पेशवान जी फिर मेरे पास आकर मुझ पर चिल्लाया, सू किंगहुआन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी छोटे दिल की इंसान हो। तुमने जी को सिखाने का वादा किया, लेकिन पीठ पीछे तुम उसे जलील करती हो। तुम हद से ज्यादा कर रही हो। वो इतनी नर्म दिल और भली है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रही हो? मैं हल्के से मुस्कुराई और हाथ में पकड़ा चाय का कप पेशवान जी के पैरों के पास पटक दिया। तुमने ही तो मुझे उसे तौर तरीके सिखाने को कहा था। वो एक उपपत्नी है,
तो वो उपपत्नी के ही तौर तरीके सीखेगी। क्या मैंने कुछ गलत सिखाया? पेशवान जी, तुम बकवास मत करो, मुझे घिन आती है। वो खुद जलील होने के लिए मेरे दरवाजे पर आई, मैं ये मौका कैसे जाने देती? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि एक माफ करना कहने से मैं सब कुछ भुलाकर चुपचाप नानजी को सिखाने लगूंगी? पेशवान जी अचानक सकपका गया और मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। वो मुड़ा और चला गया। आखिर में पेशवान जी ने नानजी को सिखाने के लिए एक कम मशहूर महिला शिक्षिका को रख ही लिया। नानजी मार्क्विस की मुख्य पत्नी बनकर दावतों में जाने लगी और राजधानी की सभी बेगमों और उनकी बेटियों के बीच लंबे समय तक खुलेआम और छिपकर उसकी चर्चा होती रही। मैंने और सबूत इकट्ठा किए और सम्राट को अर्जी दी, जिसमें पेशवान जी पर अपनी पत्नी को नजरअंदाज करके एक उपपत्नी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बूढ़े सम्राट ने पेशवान जी को महल में बुलाया और उसे खूब डांटा। साथ ही उसके हाथों से थोड़ी शक्ति भी वापस ले ली। मैं अपनी माँ के लिखे खत को बड़े चाव से पढ़ रही थी। जब बूढ़े सम्राट पेशवान जी को डांट रहे थे तो मेरी माँ वहीं खड़ी देख रही थी। मेरी माँ ने उस पूरे मंजर के बारे में एक एक करके खत में लिखा था। उसे पढ़ने के बाद मेरे होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। माँ ही है जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। पेशवान जी शायद बूढ़े सम्राट की डांट से डर गया था। उसके बाद कुछ समय तक वो मेरे सामने नहीं आया और नानजी ने भी दावतों में जाना बंद कर दिया। मैं हवेली में रहते रहते ऊब गई थी, इसलिए मैंने बाहर जाकर ताज़ी हवा खाने का सोचा। मैं कई दुकानों में घूमी और आखिर में एक रेस्तरां में पहुंची। मैं कुछ खाने ही वाली थी कि दरवाजे में कदम रखते ही मेरी मुलाकात अपनी पुरानी शादी से पहले की कट्टर दुश्मन जियांग जिंगशु से हो गई। वो प्रधानमंत्री की असली बेटी है। उसका रुतबा मेरे बराबर का है और शोहरत भी, लेकिन हम दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। हम जब भी मिलते हैं हमारी लड़ाई हो जाती है। 2 महीने पहले उसकी शादी तीसरे राजकुमार से हुई थी और वो उनकी बेगम बन गई। मैंने उस पर एक हल्की सी नजर डाली और अपनी नजर हटाकर एक निजी कमरे में चली गई। जियांग जिंगशु ने मुझे देखा। वो फौरन मुड़ी और मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई। वो आकर मेरे बगल में बैठ गई। उसकी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। सू छिंगहुआन, तुम तो सच में उल्टे पांव चल रही हो। एक दासी को अपने सिर पर चढ़ने दिया और वो जो चाहे वो कर रही है, और तुम हो कि हवेली में छुपी बैठी हो। कितनी शर्म की बात है। मैंने अपना दाहिना हाथ अपनी थोड़ी पर रख लिया। मैंने मुस्कुराते हुए चियांग चिंगशु को देखा। मुझे बस बाहर जाकर लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। पेई शुएंची की तो बस एक ही दासी है, तीसरे राजकुमार की तो एक से ज्यादा है ना? हम बचपन से साथ में बड़े हुए हैं। हम एक दूसरे की दुखती रग जानते हैं। चियांग चिंगशु को सबसे ज्यादा नफरत इसी बात से है कि उसके पति के आसपास कोई और औरत हो और उसे शहंशाह ने तीसरे राजकुमार से शादी करने का हुक्म दिया था। उसके पास तो विरोध करने का मौका तक नहीं था। हम में से कोई भी अपनी शादी का फैसला खुद नहीं कर सकता। हम तो बस उन ताकतवर लोगों के लिए लोगों को अपनी तरफ करने या उन्हें दबाने के मुहरे हैं। चियांग चिंगशु ने मुझे गुस्से से घूरा और फिर कुछ नहीं बोली। उसने मुलाजिम को बुलाकर शराब की एक सुराही लाने को कहा। वो एक के बाद एक जाम पीने लगी। वो थोड़ी थोड़ी नशे में थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। आखिर में वो भागकर मेरे पास आई और मेरी कमर पकड़ ली। छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सच में पागल हो गई है। मैंने उसके हाथ हटाए और उसकी खास दासी से उसे तीसरे राजकुमार की हवेली वापस भेजने को कहा। मैं भी पेट भरकर वापस चली गई। मैंने नानची को बगीचे के मंडप में बैठे देखा। वो अपना पेट सहला रही थी और ममता से मुस्कुरा रही थी। पेई शुएंची उसके सामने झुका हुआ था और उसने अपना कान उसके पेट पर लगा रखा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ऐसा लगता है कि वो फिर से गर्भवती हो गई है। नानची ने मुझे देख लिया। वो चौंककर पेई शुएंची को धकेल दिया और घबराकर जमीन पर घुटने टेक दिए। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने दुखी होते हुए कहा, मालकिन, मैं जानबूझकर गर्भवती नहीं होना चाहती थी। प्लीज मेरे इस बच्चे को बख्श दीजिए। ठीक है, मेरा बच्चा बेकसूर है। आखिरकार यह मालिक का दूसरा बच्चा है। प्लीज मालिक के वास्ते उसे बख्श दीजिए। अगर आपको कोई गुस्सा है तो मुझ पर निकाल लीजिए, मैं सह लूंगी। पेई शुएंची के चेहरे से मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने झुककर नानची को उठाया और नफरत भरी नजरों से मुझे देखा। तुम हमेशा इतनी जहरीली क्यों होती हो? बच्चा बेकसूर है। ये तवज्जो पाने का नाटक फिर से शुरू हो गया। मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं और उन्होंने मुझ पर पहले ही जहरीली होने का इल्जाम लगा दिया।
मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। नानची कमजोरी से पेई शुइंची की बाहों में झुक गई और उसका शरीर और भी जोर से कांपने लगा। उसने पेई शुइंची के कपड़े कसकर पकड़ लिए और सिसकते हुए कहा, मालिक, यह मेरी गलती है। मुझे गर्भवती नहीं होना चाहिए था। आप मालकिन पर गुस्सा मत होइए। पेई शुइंची का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो मुझे मारने के लिए मेरी तरफ लपका भी। मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बेपरवाही से पेई शुइंची को देखा। पेई शुइंची ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने प्यार से नानची का चेहरा सहलाया और उसे दिलासा दिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये बच्चा जरूर बचेगा। मैं अब किसी को भी हमारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैंने देखा कि नानची ने मुझे एक विजयी मुस्कान दी। मैंने पेई शुइंची को कसम खाते हुए भी सुना कि वो इस बच्चे की रक्षा करेगा। मुझे तो बस इस बात की उत्सुकता है कि वो इस बच्चे की रक्षा कैसे करेगा। उसी रात पेई शुइंची मेरे पास आया और मुझसे कहा, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। उम्मीद है कि तुम ची एर के पेट में पल रहे बच्चे को हाथ नहीं लगाओगी। मेरा पेई खानदान तुम जैसी जलने वाली दुष्ट औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुमसे तलाक लेने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन तुम बार बार ची एर को चोट पहुंचाती हो। तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया। मैं एक पल के लिए चौंक गई, फिर मैं खुशी से झूम उठी। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसने मुझे दुष्ट औरत कहा। मैंने उससे पूछा, तुम क्या करने वाले हो? हमारी शादी का फरमान बूढ़े सम्राट ने दिया था। तलाक के लिए भी उनकी सहमति जरूरी है। क्या वो अपनी सारी सैन्य शक्ति छोड़ने वाला है? पेई शुआजी ने अधीर होकर कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ अपने सुपरिवार में। मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर सच में घिन आती है। तड़ाक! मैंने सीधा हाथ उठाकर पेई शुआजी को एक थप्पड़ जड़ दिया। जबान संभाल कर बात करो। बेहतर होगा कि तुम मुझे जल्दी से तलाक दे दो, वरना मुझे नहीं पता कि मैं कब अपना आपा खो बैठूंगी और तुम्हारी उस चहेती रखैल के लिए गर्भपात की दवा का एक कटोरा भेज दूंगी। ये थप्पड़ मैंने अपनी पूरी ताकत से मारा था। पेई शुआजी के चेहरे पर जल्द ही एक थप्पड़ का निशान उभर आया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत बस इसलिए हुई क्योंकि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर ही घिन आती है। मैंने दरवाजे की ओर इशारा किया। दफा हो जाओ। पेई शुआजी गुस्से में आग बबूला होकर चला गया। अगले दिन पेई शुआजी महल गया। वापस आकर उसने मुझे तलाक का खत दिया। मैंने खुशी खुशी अपना सामान बांधा। आखिरकार मैं इस हवेली को छोड़ सकती हूँ। मैं यहाँ एक पल भी और नहीं रुक सकती। नानजी मुस्कुराते हुए मेरे सामने आई। बेगम साहिबा, ओह नहीं, सुकुमारी, तुम्हारी शादी के दिन तुम्हारे शौहर न सिर्फ आए नहीं, बल्कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ और तुम्हें तलाक भी हो गया। तुम पूरे राजधानी शहर में मजाक का पात्र बन जाओगी। कैसा लग रहा है ये सब? जब मैं दावतों में जाती थी तो सब मुझे नीची नजर से देखते थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था। देखो किस्मत का पहिया कैसे घूमता है। आज तुम्हारा भी ये दिन आ गया। मेरा मिजाज अच्छा था, इसलिए उसकी शेखी भरी बातें सुनकर भी मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे भीख दे रही हूँ। सिर्फ तुम जैसी औरत ही पेई शुआजी जैसे नाकारा को पसंद कर सकती है। नानजी की मुस्कान जम सी गई। वो जल्दी से संभल गई और मुस्कुराते हुए बोलती रही, मैं जानती थी अब जब मैं गर्भवती हूँ तो मार्क्विस तुम्हें मेरा बच्चा गिराने नहीं देंगे। देखा तुमने, मार्क्विस ने तुम में और मुझ में से मुझे चुना। मार्क्विस सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं। मैं हल्के से मुस्कुराई, पर तुम अभी भी सिर्फ एक रखेल हो। महान जिया राजवंश में किसी रखेल को मुख्य पत्नी का दर्जा देने की इजाजत नहीं है, जब तक कि पेई शुआजी कोई महान काम करके सम्राट से विनती न करे। और अगर तुम्हें मुख्य पत्नी का दर्जा मिल भी गया तो भी तुम एक रखेल से बनी पत्नी ही कहलाओगी। राजधानी की बेगमें और राजकुमारियां तब भी तुम्हें नीची नजर से ही देखेंगी। नानजी की आंखों में अपमान की एक झलक दिखी। उसके आंसू छलक पड़े और वो रोते हुए बोली, तुम मुझे इस तरह क्यों जलील कर रही हो? भले ही मैं एक रखेल हूँ, मैं पूरी जिंदगी मार्क्विस के साथ रहने और उन्हें बहुत सारे बच्चे देने को तैयार हूँ। जिस पल मैंने उसे रोते हुए देखा, मैं समझ गई कि पेई शुआजी जल्द ही यहाँ आने वाला है। और जैसा सोचा था, पेई शुआजी गुस्से में आग बबूला होकर अंदर आया। वो नान जेड के सामने खड़ा हो गया। सु छिंगहुआन, मैंने इस बात का ख्याल रखा कि तुम सु परिवार की बेटी हो, इसलिए तुम्हें तलाक का फरमान नहीं दिया, बल्कि आपसी सहमति से तलाक दिया। तुम अब एक तलाकशुदा औरत हो, फिर भी तुम मेरी महबूबा को परेशान करने की हिम्मत कर रही हो। तुम सच में बहुत जहरीली हो।
मैंने पेशवाजी को मुझे गुस्से से घूरते हुए देखा और मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। गैर जरूरी लोग मेरा मूड खराब नहीं कर सकते। मैंने तो मुस्कुराते हुए उनसे ये तक कह दिया, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। मेरी दासी ने जल्दी से मेरा सामान बांध दिया। दहेज का सारा सामान गिना और मैं अपनी चीजें लेकर खुशी खुशी पेई हाव की हवेली से निकल गई। पेई शुवांजी के दिए हुए तोहफे मैं अपने साथ नहीं लाई। वो पेई परिवार की चीजें थी, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। रिश्ता तोड़ना ही था तो पूरी तरह से तोड़ना था। मैं पेई परिवार के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल आई। ये देखकर कि पिताजी और माँ खुद मुझे लेने आए हैं, मेरा दिल भर आया। मैंने पर्दा हटाया और बग्घी में चढ़ गई। मैं सीधा माँ के गले लग गई। माँ की आंखों में आंसू थे। मेरी बच्ची, तूने बहुत दुख झेले हैं, दुखी मत हो, हम घर चल रहे हैं। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। मेरी आंखों में आंसू थे। पेई शुवांजी ने मुझे बहुत सताया पर मुझे दुख नहीं हुआ। नान जी ने भी मुझे परेशान किया, मुझे गुस्सा भी नहीं आया। लेकिन माँ के गले लगकर उनकी फिक्र भरी बातें सुनकर मेरा दिल पूरी तरह से पिघल गया। मैं खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर माँ और भी दुखी हो गई। हुआन, अब और दुख मत सहना, माँ है न तेरे साथ। पिताजी का चेहरा तो गुस्से से तमतमा रहा था। पेई शुवांजी, वो बदमाश, मुझे तो उसे तभी लाठी से मार डालना चाहिए था। मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। आखिर मैं घर वापस आ गई। मुझे आप दोनों की बहुत याद आई। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। माँ ने हाथ बढ़ाकर मेरे आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। पिताजी ने मुझे बताया कि पेई शुवांजी ने तलाक की इजाजत के लिए बूढ़े सम्राट को अपनी सारी सैन्य शक्ति सौंप दी। मैंने देखा पिताजी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो अगले ही पल तलवार निकाल लेंगे और पेई शुवांजी को जान से मार डालेंगे। मैंने पिताजी की आस्तीन खींची। मैं सच में दुखी या परेशान नहीं हूँ। पेई शुवांजी से तलाक लेकर मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। पिताजी ने मेरी मुस्कान देखी और उन्हें यकीन हो गया कि मैं वाकई में दुखी नहीं हूँ। तब जाकर उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। मैं तलाक लेकर घर लौट आई। पूरे शहर में फिर से मेरे बारे में अफवाहें फैलने लगी, पर मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं शांति से अपनी बिल्ली को सहलाती रही और मेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने माँ से सुना है कि पिताजी जब भी पेई शुवांजी को देखते हैं तो उसे बहुत बुरा भला कहते हैं। पेई शुवांजी की पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। पेई शुवांजी से उसकी सैन्य शक्ति छीन ली गई है। अब वो सिर्फ नाम का एक हाव है जिसके पास कोई काम नहीं है। राजधानी में जहाँ हर तरफ ताकतवर और अमीर लोग हैं, उसके जैसे बिना ताकत वाले हाव को भला कौन पूछेगा। मैं घर पर ही रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन मेरी जानी दुश्मन जियांग जिंगशु खुद मेरे घर आ गई। उसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। अब तो राजधानी में तुम्हारी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई है। अब तुम्हारी शादी किसी अच्छे खानदान में कभी नहीं होगी। मैंने अपनी नजरें उठाई और खुशी से मुस्कुरा दी। कैसी इज्जत, क्या इज्जत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पेई शुवांजी जैसे कमीने से छुटकारा पा लिया है। तुम नहीं जानती मैं कितनी खुश हूँ। मैं तो सपनों में भी हंसती हूँ। जहाँ तक शादी की बात है तो तलाक के बाद मैंने दोबारा शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। मैं अकेले अपनी जिंदगी गुजारूं तो क्या बुरा है। जियांग जिंगशु हैरान रह गई। ऐसा लगा जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा सोचूंगी। मैं मुस्कुराते हुए जियांग जिंगशु के पास गई। मैं मजाक में मुस्कुराई। पिछली बार जब हम मिले थे तुम बहुत ज्यादा नशे में थी और मेरी कमर पकड़कर छोड़ ही नहीं रही थी। क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ है? जियांग जिंगशु अचानक उछल पड़ी, जैसे मैंने उसकी दुखती रग पर पैर रख दिया हो। उसने जोर से जवाब दिया, तुम बकवास कर रही हो। मुझे बदनाम मत करो। मैं तुम्हें कैसे गले लगा सकती हूँ? मैं जोर से हंस पड़ी। तुम अपनी दासी से पूछ सकती हो। जियांग जिंगशु ने मुड़कर अपनी दासी की ओर देखा। उसकी दासी ने घबराते हुए सिर हिलाया। जियांग जिंगशु का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने दोबारा मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और वो तेजी से भाग गई। मैं 1 महीने तक घर पर रही। मैं महान शियांगुओ मंदिर में प्रार्थना करने जाने की तैयारी कर रही थी। जब मेरे पिता को पता चला तो उन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए 1 दर्जन से ज्यादा गार्ड लगा दिए। मैं बग्घी में बैठकर महान शियांगुओ मंदिर की तलहटी में पहुंची। बुद्ध को अपनी सच्ची श्रद्धा दिखाने के लिए मैं बग्घी से उतरकर पहाड़ की चोटी तक पैदल गई। आधे रास्ते में मैंने पेई शुवांजी और नानजी को एक मंडप में बैठे हुए देखा।
वे दोनों आसपास किसी के न होने का फायदा उठाकर बेशर्मी कर रहे थे। मैंने शांति से अपनी नजर हटाई और ऊपर चलती रही। नानजी ने मुझे देखा, उसकी आंखों में नफरत थी। मिस सू, एक छोड़ी हुई औरत होकर तुम्हारा बाहर निकलने का मुंह भी है? क्या तुम बुद्ध से एक अच्छी शादी करवाने के लिए प्रार्थना करने जा रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि बुद्ध तुम्हें देखना भी नहीं चाहेंगे? मैं अचानक मुड़ी और नानजी को घूरने लगी। तुम दोनों बुद्ध के सामने एक दूसरे से लिपट रहे हो। सच में तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। पे शुवान जी, तुम्हारी इस कीमती उपपत्नी जैसी औरत जिसे तमीज का मतलब भी नहीं पता, तुमने उसे बाहर दूसरों पर भौंकने के लिए छोड़ने की हिम्मत भी कैसे की? ये तो मेरा स्वभाव अच्छा है कि मैं उसके मुंह नहीं लग रही। अगर कोई और राजकुमारी होती तो उसे पता भी नहीं चलता कि वो कैसे मर गई। मैंने मुड़कर पे शुवान जी की तरफ देखा। मेरी आंखों में बेसब्री थी, बस मन बहलाने के लिए बाहर निकली थी और इन दो घिनौनी चीजों से टकरा गई। नानजी ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसका अपमान हुआ हो। वो प्यार से पे शुवान जी की बाहों में सिमट गई। लॉर्ड, मैं तो बस एक दासी हूँ। मुझे बाहर आकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए थी। लॉर्ड, हमें वापस हवेली चलना चाहिए। हमें वापस हवेली चलना चाहिए। हम बुद्ध की शांति भंग नहीं कर सकते। पे शुवान जी का गुस्सा भड़क उठा। उसने मुझे घूर कर देखा। सू छिंगहुआन, तुम अब मेरे पे परिवार की मालकिन नहीं हो। तुम जानबूझकर जी अ को क्यों परेशान कर रही हो? क्या उसकी दासी होना उसकी गलती है? वो इतनी कोमल और दयालु है। चूंकि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, वो हर दिन खुद को दोष देती है। उसे लगता है कि हमारी तलाक की वजह वो है। उसे खुश करने के लिए मैं उसे प्रार्थना करने के लिए बाहर लाया हूँ। उसने बड़ी मुश्किल से पुरानी बातों को भुलाया था और तुम फिर से उसे परेशान करने आ गई। पे शुवान जी कितना बेशर्म है। ये कुत्ता कुतिया दिन भर मेरे सामने चिल्लाते रहते हैं। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी सहनशीलता खत्म हो गई। मैं मुड़ी और मंडप की तरफ चली गई। मैं नान जेड के पास पहुंची और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। पाट! नान जी मेरे थप्पड़ से सन रह गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत करूंगी। पे शुवान जी भी एक पल के लिए चौंक गया। जब उसे होश आया तो वो मुझे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा। मैं पहले ही एक तरफ हट चुकी थी। मेरे गार्ड समय पर आगे आ गए। नानजी ने गुस्से से पे शुवान जी को देखा। उसके आंसू बेतहाशा बहने लगे। सिसकते हुए, हुजूर, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। मुझे मिस सू के सामने नहीं आना चाहिए था, पर राजधानी में मिस सू से मिलना तो लाजमी है। हुजूर, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। बस मेरे यहाँ से चले जाने से मिस सू का मन कुछ बहल जाएगा। मैं मिस सू को अपनी वजह से नाराज नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ ये सब मेरी गलती है। मेरी ही वजह से आप दोनों इस हाल में हैं। मैं इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हूँ, नानसी रोते हुए बोली। लेकिन उसके शब्द बहुत साफ थे, मानो डर हो कि कोई समझ न पाए। अपनी बात खत्म करके उसने खंभे से सिर टकराने की भी कोशिश की। पे शुवान जी ने फुर्ती से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका दिल दर्द से भर गया। उसने प्यार से समझाया, जी ए, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। खुद को दोष मत दो। सू छिंगहुआन, तुमने देखा, तुम जी ए को इसी तरह मजबूर करती हो। मेरे सामने तुम उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत करती हो, और जहाँ मैं नहीं देख सकता वहाँ तुम उसे कैसे सताती हो। मैं उन्हें ठंडी नजरों से देख रही थी। बहुत मन कर रहा था कि एक ही वार में दोनों को छुरा घोंप दूं। लेकिन पे शुवान जी एक सामंत हैं और युद्ध के देवता भी। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं सिर्फ बातों से उन्हें परेशान कर सकती थी। नानजी, पे शुवान जी बार बार कहते हैं कि तुम उनकी महबूबा हो, पर अब तुम सिर्फ उनकी एक दासी हो। तुम्हारी औलाद भी नाजायज ही कहलाएगी। किसी को मारना हो तो उसके दिल पर वार करना चाहिए। नानजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो और भी फूट फूट कर रोने लगी। पे शुवान जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और वो मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए मुझे मारने का इरादा चमका। उन्हें मुझ पर गुस्सा करते हुए पर बेबस देखकर मेरे होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। मैं अच्छे मूड में पहाड़ पर चढ़ती रही। मैंने किसी का सहारा नहीं लिया। मैं एक एक कदम चलकर पहाड़ की चोटी पर पहुंची। मैं भगवान बुद्ध के सामने घुटनों पर बैठ गई। उम्मीद करती हूँ कि भगवान बुद्ध मेरी माँ को जीवन भर स्वस्थ और खुश रखेंगे और जियांगनान में दूर रह रहे मेरे भाई को भी सलामत घर वापस लाएंगे। जब मैंने अपनी मन्नत मांग ली, मैंने दान के रूप में 10,000 चांदी के सिक्के दिए। मठाधीश को पता चला कि मैंने इतना पैसा दान किया है
तो उन्होंने एक शिष्य को मुझे अपने ध्यान कक्ष में ले जाने के लिए कहा। ध्यान कक्ष का दरवाजा खुला और अंदर से एक नौजवान बाहर निकला। उसने एक लंबा काला चोगा पहन रखा था। उसकी कमर पर जेड की पेटी बंधी थी, जिससे जेड का एक लॉकेट लटक रहा था। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसकी जेड जैसी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। उसका पूरा ऑरा ठंडा और शाही था, मानो कोई भी उसकी नजरों के लायक न हो। उसके सामने हर कोई खुद को शर्मिंदा महसूस करता। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैंने भी सिर झुकाकर अभिवादन किया। जब वो मेरे पास से गुजरा तो उसने एक बात कही। उसकी आवाज साफ, ठंडी और सुरीली थी। सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मैं चौंक गई और पीछे मुड़ी। मैंने उसकी बेपरवाह पीठ को दूर जाते देखा। मैं जानती थी कि वो कौन था। वो मौजूदा सम्राट के 9वें राजकुमार शी लान थे। कई राजकुमारों के बीच उनकी कोई पहचान नहीं थी और न ही सम्राट उन्हें पसंद करते थे। मैंने उन्हें शाही दावतों में कुछ बार देखा था। पहले वो हमेशा एक कोने में चुपचाप गुमनाम बैठा रहता था। आज वो सज धज कर दाशियांगुओ मंदिर आया था। उसका पूरा और अभी पहले से बहुत अलग था। वाकई शाही परिवार में कोई भी सीधा सादा नहीं है। यह 9वें राजकुमार भी अपनी ताकत छिपाने के लिए कमजोर होने का नाटक कर रहे थे। मैं मठाधीश के ध्यान कक्ष में गया और उनसे काफी देर तक बात की। मेरा मन धीरे धीरे शांत हो गया। जब मैं ध्यान कक्ष से बाहर निकला तो मुझे लगा कि मैं और भी ज्यादा शांत हो गया हूँ। मैं पहाड़ से नीचे उतरता चला गया। पहाड़ के नीचे एक छोटा सा रास्ता था जहाँ का माहौल बहुत शांत था। मैं उस रास्ते पर चल रहा था कि अचानक आसमान से दर्जनों काले कपड़ों वाले लोग उतर आए। उन्होंने मेरे अंगरक्षकों को उलझा लिया और उनमें से एक मेरी ओर बढ़ने लगा। जितना ज्यादा खतरा होता है, मैं उतना ही ज्यादा शांत रहता हूँ। मैं तेजी से बचने का उपाय सोचने लगा कि यहाँ से कैसे निकला जाए, लेकिन मुझे मार्शल आर्ट नहीं आती थी, इसलिए मैं भाग नहीं सकता था। अगर वे मुझे पकड़ लेते तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होता। मैं देख रहा था कि काले कपड़ों वाला आदमी मेरे करीब आता जा रहा है कि अचानक शी बाओ मेरे सामने आ गया। वो मार्शल आर्ट में माहिर था। उसने सीधे सभी काले कपड़ों वाले लोगों को मार डाला। उसके सुंदर चेहरे पर खून की एक बूंद लग गई थी, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत और दिल दहला देने वाला लग रहा था। मैंने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। मैंने पहली बार इतने सारे लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा था। मेरा पेट बुरी तरह से उलझने लगा। शी जिन मेरे सामने खड़ा हो गया और मेरी नजरों को रोक लिया। तब जाकर मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसने कहा, मत देखो, तुम्हारी आंखें मैली हो जाएंगी। मैंने शक भरी नजरों से उसे देखा। 9वां राजकुमार यहाँ कैसे आ सकता है? ये सब कुछ बहुत बड़ा संयोग था। मुझे शक करना ही पड़ा। शी यैन का स्वभाव शांत था और उसने अपना ठंडा रवैया फिर से अपना लिया, मानो जिसने अभी अभी बिना पलक झपकाए लोगों को मारा था वो कोई और हो। उसने मेरी तरफ देखकर नरमी से मुस्कुराया। मैं अभी वहाँ जंगल में अपनी माँ की पूजा कर रहा था। यहाँ का शोर सुनकर मैं यहाँ आ गया। मैं चौंक गया। तुम्हारी माँ? शी ची ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मेरी माँ का दर्जा बहुत छोटा था। उन्हें शाही मकबरे में जगह नहीं मिल सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें यहीं दफना दिया। आज उनकी बरसी है। मैं हर साल उनकी पूजा करने यहाँ आता हूँ। उसकी आंखों में इतनी मासूमियत और सच्चाई थी कि मैंने शर्म से अपना सिर झुका लिया। माफ करना, मुझे तुम्हारी दुखती रग पर हाथ नहीं रखना चाहिए था। किसी ने इतनी मेहरबानी से मेरी जान बचाई और मैं उस पर शक कर रहा था कि उसकी नीयत में कोई खोट है। शी ची ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैंने उसका आभार जताते हुए प्रणाम किया। जान बचाने के इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। मुझ पर आपकी एक जान उधार है, शी ची ने शांत स्वर में कहा। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे प्रति दया दिखाई। मैंने तुम्हें बस ऐसे ही बचा लिया। मैं हैरानी से उसे देखता रहा। मैंने उसके प्रति दया कब दिखाई? ऐसा लगा जैसे वो मेरी उलझन समझ गया हो और उसने धैर्य से समझाया। मेरी माँ एक दासी थी। उनका दर्जा बहुत छोटा था। जब दूसरे लोग मुझे देखते हैं तो उनकी आंखों में हमेशा नफरत होती है, जैसे मैं कोई गंदी चीज हूँ। अभी जब तुम मठाधीश के ध्यान कक्ष के बाहर मुझसे मिली तो तुम्हारी आंखों में नरमी और सच्चाई थी। मैं मन ही मन तुम्हारा आभारी था। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। ऐसा लगा जैसे मैंने उसकी आंखों में दर्द और दुख देख लिया हो। मैं खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया, तुम्हारी ही कही एक बात उधार लेकर कह रहा हूँ। सारी मुश्किलें गुजर जाएंगी। शी यन की आंखें मुस्कुराहट से सिकुड़ गईं। वो धीरे से हंसा। तुम्हारी दुआ कबूल हो। वो हंसते हुए कितना अच्छा लग रहा था। उसकी मुस्कान कितनी सच्ची थी।
उसने इस दुनिया की जरा भी गंदगी नहीं छुई थी और सब लोग उसे नीची नजर से देखते थे। फिर भी वो ऐसी मुस्कान बनाए रख सकता है, उसका दिल कितना मजबूत होगा। मैंने बस उसे बिना किसी भेदभाव के देखा और वो मेरे प्रति आभार से भर गया। मैं अपने अंगरक्षक की ओर मुड़ी। मुझे मारने के लिए किसने लोगों को भेजा? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अंगरक्षकों का मुखिया एक कदम आगे आया। मालकिन, ये काले कपड़े वाले लोग सभी जान देने वाले लड़ाके हैं। मैं अभी यह नहीं बता सकता कि वे किस गुट के लोग हैं। कृपया मुझे जांच करने के लिए थोड़ा समय दे। मैं आपके लिए जरूर बदला लूंगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैंने घर लौटकर यह बात अपने पिता और माँ को बताई। वे बहुत नाराज हुए। मेरे पिता ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। किसी की हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े मेरी प्यारी बेटी की हत्या करने की कोशिश करने की? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मेरी माँ हमेशा से एक शांत और कोमल स्वभाव की रही हैं। जब उन्होंने सुना कि मुझ पर हमला हुआ है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और गालियां देने लगी। लानत है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और अपनी बेटी का बदला लेना ही होगा। मैंने उन्हें बताया कि 9वें राजकुमार ने मुझे बचाया है। मेरे पिता बहुत हैरान हुए। 9वें राजकुमार दरबार में हमेशा गुमनाम रहे हैं। आज उन्होंने तुम्हें बचाया है। मैं उनका अच्छे से शुक्रिया अदा करूंगा। मैंने एक कीमती तोहफा तैयार करवाकर 9वें राजकुमार के महल भिजवा दिया। 3 दिन बाद मेरे पिता ने सुरागों का पीछा किया और पता लगाया कि मेरी हत्या की कोशिश के पीछे की साजिशकर्ता नानजी है। 9वें राजकुमार ने भी एक संदेश भेजा था। नानजी ने ही मुझे मारने के लिए हत्यारों को पैसे दिए थे। मेरे पिता ने सारे सबूत इकट्ठा किए। वे सम्राट से नानजी को मौत की सजा देने और पेशवान जी को कोड़ों से मारने की सजा सुनाने के लिए कहने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी खबर आई कि राजमाता आशीर्वाद के लिए महान शियांगुओ मंदिर गई हैं। नानजी ने राजमाता के लिए एक चाकू का वार झेला। नानजी का आभार जताने के लिए राजमाता ने सम्राट से एक फरमान जारी करवाया जिसमें उसे आनपिंग की उपाधि के साथ राजकुमारी बना दिया गया और उसे पेशवान जी की मुख्य पत्नी बना दिया गया। जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं राजमाता पर हुए हमले की सच्चाई पर शक करने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? कहीं यह नानजी और पेशवान जी की सोची समझी साजिश तो नहीं है? मेरे पिता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपना पसंदीदा चाय का सेट तोड़ दिया। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि नानजी की किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है, इसलिए उन्होंने जांच के लिए लोगों को भेजा। आखिरकार जांच से पता चला कि राजमाता पर हुए हमले का नानजी और पेशवान जी से कोई लेना देना नहीं था। नानजी की किस्मत सच में बहुत अच्छी थी जो उसने राजमाता की जान बचा ली। मैं मंडप में खड़ी होकर झील में खुशी से तैरती मछलियों को देख रही थी। मैंने थोड़ा दाना पानी में डाला। मेरा मन बहुत उदास था। अब जब नानसी के पीछे राजमाता का हाथ है तो पता नहीं भविष्य में वो मेरे साथ क्या करेगी। फिर गुस्से से भरे चेहरे के साथ, स्वामी, हम उस कमीनी नानसी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उसने हमारी बेटी को मारने के लिए लोग भेजे थे। उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। मेरे पिता बड़े करीने से तैयार थे। उनके चेहरे पर आशा की कोई किरण नहीं थी। मैं महल जाकर महाराज को सब कुछ बताऊंगा, लेकिन महाराज क्या करेंगे इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। अगर महाराज हुआन एर के लिए न्याय नहीं करते तो हम खुद उसके लिए न्याय लेंगे। मेरे पिता सारे सबूत लेकर शाही शिकायत दर्ज कराने के लिए महल गए। सारे सबूत सम्राट के सामने रखे गए, लेकिन सम्राट ने बड़ी लापरवाही से कहा, नानसी ने गलती से तुम्हारी बेटी को चोट पहुंचाई, लेकिन ये सच है कि उसने राजमाता की जान बचाई है। मैंने उसे पहले ही इनाम दे दिया है, तो उसे 1 महीने के लिए घर में बंद रहकर अपनी गलतियों पर पछताने की सजा दी जाती है। जब मेरे पिता वापस आए तो उनका पूरा चेहरा गुस्से से काला पड़ा हुआ था। उनसे एक ठंडी और बेरहम ऊर्जा निकल रही थी। उन्होंने महल में जो कुछ भी हुआ सब कुछ मुझे और मेरी माँ को बता दिया। मेरी माँ का दिल पूरी तरह से निराश हो गया। गलती से सारे सबूत तो सामने रखे थे, लेकिन इसे लापरवाही कह दिया गया। ये तो बहुत ज्यादा पक्षपात है। पिताजी का चेहरा गंभीर था। वो राजमाता की जान बचाने वाली है। राजमाता और सम्राट ने उसका पक्ष लेने की ठान ली है। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। पूरी तरह से पक्का होने पर ही हम कोई कदम उठा सकते हैं। नानसी राजमाता को बचाने की वजह से गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में चली गई थी। 1 महीने तक वो हवेली से बाहर नहीं निकली। सम्राट की सजा का कोई फायदा नहीं हुआ। पेशवान जी शायद जानता है कि हम नानसी की सच्चाई जानते हैं। वो हर दिन नानसी के पास रहता है। वो नानसी की ऐसी सुरक्षा करता है कि कोई उस तक पहुंच ही नहीं सकता।
पिताजी अगर कुछ करना भी चाहें, तो भी मौका मिलना बहुत मुश्किल है। 1 महीने बाद नानसी अपनी गंभीर चोटों से पूरी तरह ठीक हो गई। राजमाता ने मुझे महल में बुलवाया। मेरी माँ ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। राजमाता तुम्हें बिना किसी कारण के महल में क्यों बुला रही हैं? जरूर उस नानसी ने राजमाता के सामने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहा होगा। मैं तुम्हारे साथ महल चलूंगी। मैंने माँ को गले लगाया। मेरी नजरें झुकी हुई थी, पर राजमाता ने साफ कहा है कि सिर्फ मुझे ही महल में बुलाया है। हम उनके शाही आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, नहीं तो पता नहीं वो हमें क्या सजा देंगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए। राजमाता ने मुझे खुलेआम महल में बुलवाया है। वो मुझे मार तो नहीं सकती, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी तकलीफ देंगी। पिताजी, हम माँ बेटी के सामने आए। मैं हुआन एर के साथ महल जाऊंगा। मुझे सम्राट को कुछ बताना है। सम्राट नासमझ हैं, लेकिन वो मुझे महल में मरने तो नहीं दे सकते। ये सुनकर मेरी माँ ने राहत की सांस ली। आखिरकार मैं पिताजी के साथ महल गई। राजमाता की दासी मुझे सिरेन महल ले गई। पिताजी यांगशिन हॉल गए। राजमाता ने मुझे एक अगरबत्ती जलने तक के समय के लिए बाहरी कक्ष में इंतजार करवाया, तब जाकर मुझे मुख्य कक्ष में जाने दिया। राजमाता अपने सिंहासन पर बैठी थी। उनसे शाही और आलीशान तेज झलक रहा था। बिना गुस्सा किए भी उनका रौब था। मैंने नानसी को भी देखा। वो राजमाता के बाईं ओर बैठी थी और मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में जीत का घमंड साफ दिख रहा था, जैसे वो मेरी औकात का मजाक उड़ा रही हो। मैंने घुटने टेककर प्रणाम किया। दासी का प्रणाम। राजमाता। राजमाता की जय हो। आप सदा स्वस्थ रहें। राजमाता ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं। वो मेरा चेहरा घूर रही थी। फिर उन्होंने अचानक अपनी कुर्सी का हत्था पीटा और ठंडे स्वर में कहा, घुटने टेको। मेरी नजरें शांत थी। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि राजमाता मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। मैं शांति से घुटनों पर बैठ गई। राजमाता मुझे ठंडी नजरों से देख रही थी। जी, एर अब एक राजकुमारी है और तुम सिर्फ एक तलाकशुदा छोड़ी हुई औरत हो। उसका दर्जा तुमसे ऊंचा है। तुमने उसे देखकर प्रणाम क्यों नहीं किया? मैंने अपनी नजरें झुका ली। राजमाता के चेहरे के भावों को नहीं देखा। मैं इतने लंबे समय बाद राजकुमारी को अचानक देखकर थोड़ी हैरान हो गई थी। मैं अभी राजकुमारी को प्रणाम करती हूँ। नानसी मेरी तरफदारी करने के लिए खड़ी हो गई। वो बहुत ही नर्म और दयालु होने का दिखावा कर रही थी। राजमाता, मिस सू बहुत संस्कारी और समझदार हैं। शायद उन्होंने जानबूझकर शाही परिवार का अनादर नहीं किया होगा। राजमाता, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। मैंने अपनी नजरें झुका ली। राजमाता के चेहरे के भावों को देखे बिना मैं इतने लंबे समय बाद राजकुमारी को अचानक देखकर थोड़ी हैरान हो गई थी। थोड़ी हैरान थी। मैं अभी राजकुमारी को प्रणाम करती हूँ। नानसी मेरी तरफदारी करने के लिए खड़ी हो गई। वो बहुत ही नर्म और दयालु होने का दिखावा कर रही थी। राजमाता, मिस सू बहुत संस्कारी और समझदार हैं। शायद उन्होंने जानबूझकर शाही परिवार का अनादर नहीं किया होगा। राजमाता, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। महारानी ताई हाउ ठंडेपन से हंसी। गनीमत है कि जी एर ने तुम्हारे लिए अच्छे शब्द कहे, लेकिन मैंने सुना है कि तुम घर की मालकिन होने का फायदा उठाकर रोज सी एर को परेशान करती थी। यहाँ तक कि तुमने बेरहमी से उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी मार डाला। युन लिंग जुन, तुम्हारे इस जुर्म की सजा मौत है। जी एर को खुद महाराज ने राजकुमारी की पदवी दी है। वो शाही खानदान से है। उसका बच्चा भी शाही खून है। लेकिन तुम्हारे पिता ने महल में आकर उस पर तुम्हें मारने के लिए किसी को भेजने का झूठा इल्जाम लगाया। तुम सू परिवार वाले सच में बहुत जहरीले हो। जी एर इतनी नर्म दिल और भली है। उसने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन तुमने छोटी सोच रखकर उसे चुपके से नुकसान पहुंचाया। तुम्हारा दिल सजा के काबिल है। कोई है। सू छिंगहुआन ने अपनी महारानी का अपमान किया है। इसे 20 बेत मारे जाएं। नानसी और भी प्यार से मुस्कुराई। उसकी आवाज इतनी मीठी थी जैसे शहद टपक रहा हो। महारानी, मेरी तरफ से न्याय करने के लिए आपका धन्यवाद। 2 हटे कट्टे आदमी आगे आए और जबरदस्ती मेरी बाहें पकड़ ली। नानसी घमंड से मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। मैं उसका विरोध नहीं कर सकती थी। तभी महाराज के मुख्य खोजा अंदर आए। महारानी, महाराज ने सू परिवार की बड़ी बेटी को यांगशिन महल में बुलाया है। महारानी ताई हाउ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उनकी आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी। क्यों? खोजा ने आदर से कहा। ग्रैंड ट्यूटर साहब यांगशिन महल में महाराज से काफी देर से बात कर रहे थे। तभी अचानक उनके शरीर में दर्द होने लगा और उन्हें ठंडा पसीना आने लगा। उनकी जान खतरे में है।
वो सू परिवार की बड़ी बेटी से एक बार मिलना चाहते हैं। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। पिताजी मुझे बचाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे। महारानी ताई हाओ का चेहरा बिगड़ गया। उनकी जान खतरे में है। वो सू परिवार की बड़ी बेटी से एक बार मिलना चाहते हैं। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। पिताजी मुझे बचाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे। महारानी ताई हाओ का चेहरा बिगड़ गया। वो मुझे ऐसे घूर रही थी मानो मुझे खा जाएंगी। शायद उनमें महाराज के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। काफी देर बाद उन्होंने हाथ हिलाया। जाओ, ग्रैंड ट्यूटर ने देश के लिए बहुत मेहनत की है। अब वो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। हम इजाजत देते हैं। मैं धीरे धीरे खड़ी हुई। मैं काफी देर से घुटनों पर बैठी थी। मेरे पैर सुन्न हो गए थे। मैं लगभग गिर ही गई थी। मैंने दांत भींचे और खोजा के पीछे चल दी। सीरेन महल से निकलते हुए जाने से पहले मैंने महारानी ताई हाओ को कहते सुना, जी एर, दुखी मत हो, हम भविष्य में तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलवाएंगे। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हम आगे से उसे चैन से नहीं रहने देंगे। उसे अपने किए की भारी कीमत चुकानी होगी। नानसी ने आभार जताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। बस बात ये है कि मिस सू आखिरकार ग्रैंड ट्यूटर की सगी बेटी है। उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। मैं महारानी से उनकी जान बख्शने की भीख मांगती हूँ। महारानी ताई हाओ ने गुस्से में चाय का कप पटक कर तोड़ दिया। ग्रैंड ट्यूटर की बेटी है तो क्या हुआ, एक तलाकशुदा औरत। वो बस एक छोड़ी हुई तलाकशुदा औरत है। ग्रैंड ट्यूटर की बेटी होकर भी क्या फायदा, छोड़ी हुई औरत। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें परेशान करने की, उसे कीमत चुकानी होगी। वाह, क्या महारानी है जिन्हें सही और गलत का फर्क ही नहीं पता। मैं यांगशिन महल के बगल वाले कमरे में पहुंची और देखा कि मेरे पिता बिस्तर पर बेहोश पड़े हैं। कई शाही हकीम उनके पास खड़े उनका इलाज कर रहे थे। मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने महाराज को प्रणाम करने की भी परवाह नहीं की। मैं रोते हुए बिस्तर के पास घुटनों पर गिर पड़ी। आपकी बेटी नालायक है, शाही चिकित्सालय के प्रमुख ने दिलासा दिया। मिस सू, आपको ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमने समय रहते ग्रैंड ट्यूटर का इलाज कर दिया है। ग्रैंड ट्यूटर की जान को अब कोई खतरा नहीं है। आप बस वापस जाकर अच्छे से आराम करें। मैंने जैसे तैसे अपने आंसू पोंछे और शाही अस्पताल के प्रमुख को बार बार धन्यवाद दिया। इसके बाद मैं उस सम्राट की ओर मुड़ी जिसने चमकीले पीले रंग का शाही लिबास पहन रखा था, और मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। महाराज, इस दासी के पिता की जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। भले ही मैं मन सम्राट को कोस रही थी, लेकिन मैं अपने चेहरे पर जरा सी भी नाराजगी नहीं दिखा सकती थी, बल्कि मुझे सम्राट का बहुत आभारी होने का दिखावा करना पड़ा। यही शाही सत्ता की ताकत है। दूसरों की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। सम्राट ने मुझे भावहीन नजरों से देखा। राजधानी में अफवाह है कि ग्रैंड ट्यूटर की बेटी शालीन, कोमल और बेहद खूबसूरत है। आज तुम्हें देखकर तुम्हारी खूबसूरती तो वाकई लाजवाब है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव वैसा नहीं है जैसा अफवाहों में सुना है। तुमने कई बार अपने पिता को महल में आकर शिकायत करने के लिए उकसाया है, लेकिन ये देखते हुए कि तुम अपने पिता के प्रति काफी वफादार हो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। मैं चुपचाप उस बूढ़े सम्राट की ये बकवास सुनती रही और उसके खत्म करने का इंतजार किया। मैंने सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद दिया और अपने पिता के साथ घर चली गई। मेरी माँ ने पिताजी की हालत देखी और फूट फूट कर रोने लगी। मैं चुपचाप अपने बिस्तर के किनारे बैठ गई और अचानक बहुत लाचार महसूस करने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं पिताजी और अपने लिए बदला लेने के लिए क्या कर सकती हूँ। जब दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली लोग जानबूझकर हमारे सुपरिवार को परेशान कर रहे हैं, तो हम भला क्या कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं बीता था कि मैंने एक अफवाह सुनी। नानसी ने गलती से 9वें राजकुमार को नाराज कर दिया था, जिसके हुक्म पर उसे 30 बेत मारे गए। महारानी की जान बचाने की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से बचाया था। कुछ ही समय बाद ये भी अफवाह उड़ी कि उसने तीसरे राजकुमार की पत्नी का अपमान किया था और राजकुमारी ने किसी से कहकर उसका हाथ तुड़वा दिया। मैं खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। मेरी मुस्कान में एक तंज था। दूसरे लोग खुलेआम नानसी से निपट सकते हैं, लेकिन मेरे पिता ग्रैंड ट्यूटर होते हुए भी आसानी से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सम्राट और महारानी दोनों ही हमारे परिवार को पसंद नहीं करते। वे बेशर्मी की हद तक नानसी का पक्ष ले रहे हैं। एक दरबारी होने के नाते मेरे पिता के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरे पिता ने कोई कदम उठाया और वे पकड़े गए, तो वे निश्चित रूप से हमारे सुपरिवार को नहीं बख्शेंगे। मैं उनसे नाराज थी।
नफरत मेरे दिल में घर कर चुकी थी। तीसरे राजकुमार की पत्नी जियांग जिंगशु गुस्से से भरी हुई मेरे घर आई। वो मुझे मेरे कमरे में खींच ले गई और दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। उसने दांत पीसते हुए मुझे देखा और कहा, तुम उस समय बहुत नर्मदिल निकली। तुमने उसकी जान बख्श दी थी, लेकिन अब देखो, वो तुम्हारी जान लेना चाहती है। मैंने जियांग जिंगशु को देखा। उसने एक बार बातों बातों में मेरा अपमान किया था और मैंने उसे सजा भी दी थी। उसके वो गुनाह मौत के लायक नहीं थे, लेकिन बाद में उसने मुझे जान से मारने के लिए हत्यारे भेजे। मैं भी उसे मरवाने के लिए किसी को भेजना चाहती थी, लेकिन पेशवान एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ता। वो भी अपनी हवेली से बाहर नहीं निकलती, इसलिए मुझे उस पर हाथ उठाने का कोई मौका नहीं मिला। जियांग जिंगशु ने बेरुखी से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम खुद को सही समझती हो। मैंने उसे धन्यवाद देते हुए सिर झुकाया। मेरा पक्ष लेने के लिए आपका धन्यवाद, तीसरी राजकुमारी। जियांग जिंगशु ने अटपटे ढंग से कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हारा पक्ष ले रही हूँ? नानजी ने अपनी जबान से मेरा अपमान करने की जुर्रत की। उसका हाथ तोड़ना तो बहुत छोटी सजा है। मैं मुस्कुरा दी और उसकी असलियत सामने लाने के लिए आगे कुछ नहीं कहा। मैं उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं पाई। तीसरे राजकुमार की रखेलों से तुम्हें भी सावधान रहना होगा। बेहतर होगा कि जैसी बुरी चीजें मेरे साथ हुई, वैसी तुम्हारे साथ न हो। जियांग जिंगशु का चेहरा भावहीन हो गया। अगर उसने अपनी रखेलों को मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत दी, देखो मैं उसकी खाल कैसे उधेड़ती हूँ। मैं ये प्यार भरी नोकझोंक जैसी बातें सुन रही थी। मैंने हल्के से अपनी भौहें चढ़ाईं। लगता है किसी का तीसरे राजकुमार के साथ रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। बकवास है, जियांग जिंगशु ने जोर से जवाब दिया। वो मुड़कर भाग गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो घबराकर भाग रही हो। मैं तो पहले ही जाग चुकी थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने 1 महीने तक घर पर आराम किया। सम्राट ने बहुत सारे इनाम भेजे। हम में से किसी ने भी उन इनामों को हाथ नहीं लगाया। सीधे उन चीजों को गोदाम में धूल फांकने के लिए फेंक दिया। कुछ समय बाद सीमा से युद्ध की खबर आई। हून हमारे देश पर हमला करने के लिए दक्षिण की ओर आए। बूढ़े सम्राट ने पेशवाजी को शक्तिशाली महान सेनापति बनाया। उन्होंने हूनों के खिलाफ सेना भेजी और पेशवाजी ने राजधानी छोड़ दी। उसे डर था कि अगर नानजी राजधानी में रही तो उसे मेरे बदले का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो नानजी को भी अपने साथ ले गया। 2 घिनौने लोगों के राजधानी छोड़ने से मेरा मन बहुत हल्का हो गया। मैं चुपचाप घर पर ही रही, कहीं नहीं गई। राजधानी में अचानक उथल पुथल मच गई। बड़े राजकुमार का महल पर कब्जा करने का प्रयास विफल हो गया। सम्राट ने उसे मौत की सजा दी। उत्तराधिकार के संघर्ष में दूसरे कई राजकुमार भी एक एक करके मारे गए। दरबार में अब सिर्फ शिएजिन और तीसरे राजकुमार, 2 ही राजकुमार बचे थे। बूढ़े सम्राट की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। उन्होंने शिएजिन को सिंहासन सौंप दिया और उनका देहांत हो गया। राजमाता अब महारानी राजमाता बन गई। वो एकांत में चली गई और उन्होंने महल के दरवाजे बंद कर लिए। वो अब किसी से नहीं मिलती थी। बूढ़े सम्राट की मृत्यु की खबर सुनकर मुझे मन ही मन में कितनी ज्यादा खुशी हुई, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसा नाकारा और घिनौना सम्राट जितनी जल्दी मर जाता उतना ही अच्छा था। शिएजिन सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठा। उसने क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करके कई मंत्रियों का सफाया कर दिया। दरबारी मंत्री डर से कांप रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि 9वें राजकुमार, जो हमेशा गुमनाम रहते थे, उनके तरीके इतने क्रूर होंगे। शिएजिन ने तीसरे राजकुमार को राजकुमार आन की उपाधि दी। राजकुमार आन अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य चले गए। बिना बुलाए उन्हें राजधानी लौटने की इजाजत नहीं थी। जियांग जिंगशु मुझसे विदा लेने आई। मैंने उसे एक शांति ताबीज दिया। वो पवित्र किया हुआ था। राजधानी की उथल पुथल धीरे धीरे शांत हो गई। नए सम्राट शिएजिन ने साधारण पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली लोगों को बढ़ावा दिया। जिन प्रतिभाशाली लोगों को पहले दबाया गया था, उन्हें भी महत्वपूर्ण पद पाने का मौका मिला। मुझे अब उस मूडी पूर्व सम्राट का सामना नहीं करना पड़ता था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा सुकून में थी। बस नानजी अब भी हमारे दिल में एक कांटे की तरह चुभती थी। वो अब सीमा पर चली गई थी। मुझे उस पर हाथ उठाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। राजधानी सीमा से बहुत दूर थी। ऊपर से सीमा पेशवाजी का इलाका था, इसलिए कुछ करना और भी मुश्किल था। 6 महीने बाद पेशवाजी ने हुनों को बुरी तरह हरा दिया। युद्ध के देवता के रूप में उनकी ख्याति एक बार फिर पूरे महान शिया राजवंश में गूंज उठी। दरबारी मंत्री और आम लोग उनके लिए जय जयकार करने लगे।
मैं अपनी छोटी नारंगी बिल्ली सुसु को गोद में लिए मंडप में धूप सेक रही थी और कभी कभी कोई मछलियों को दाना डाल रही थी। ये खबर सुनकर सुसु को सहलाता हुआ मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया। मैं भी खुश हुए बिना नहीं रह सकी, लेकिन पेशवा जी के बारे में सोचकर मेरा मुंह बन गया। उस आदमी की पसंद और उसका चरित्र कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन युद्ध लड़ने की उसकी क्षमता पर कोई शक नहीं है। 1 महीने बाद पेशवा जी शान से वापस लौटा। वो एक ऊंचे घोड़े की पीठ पर सवार था। उसने चांदी का कवच पहना हुआ था और वो पूरी तरह से कठोर और राजसी लग रहा था। उससे एक गंभीर और जानलेवा आभा निकल रही थी। सड़क के दोनों ओर की दुकानें लोगों से खचाखच भरी हुई थी। सब लोग उत्सुकता से नीचे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अविवाहित युवतियां एक एक करके शर्म से लाल चेहरे के साथ पेशवा जी को देख रही थीं और आपस में फुसफुसा रही थीं। मार्क्वेस पे सच में युद्ध के देवता हैं, कितने प्रतापी और शानदार हैं। वो दिखने में भी बहुत सुंदर हैं और उन्होंने हूनों को ऐसी करारी शिकस्त दी कि वो दुम दबाकर भाग गए। हमला करने की हिम्मत नहीं की। मैं बस यूं ही हवेली से बाहर घूमने निकली थी। भूख लगी तो खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली गई और फिर मैंने यह नजारा देखा। पेशवान जी ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और अगले ही पल बेरुखी से अपनी नजरें हटा लीं। मैंने देखा कि पेशवान जी के पीछे एक और घोड़ा गाड़ी थी। हवा का एक हल्का झोंका आया, जिससे गाड़ी का पर्दा उड़ गया और मैंने देखा कि अंदर नानजी थी। मेरे होठों पर चुपके से मुस्कान आ गई। अच्छे मूड में होने की वजह से मैंने 2 मिठाइयाँ और खा ली। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। तुम्हारे वापस आने पर ही पुराने हिसाब किताब चुकता करने का मौका मिलेगा। नए सम्राट शेची पिछले सम्राट की तरह सही और गलत में फर्क न कर पाने वाले नहीं हैं। इस बार मैं चाहती हूँ कि नान जेड मरे। शेची ने शाही महल में जंग जीतकर लौटे पेशवान जी और उनके सैनिकों के लिए एक दावत रखी। कुछ समय के लिए राजधानी में पेशवान जी की शान की कोई सीमा नहीं रही। उनके साथ साथ नानजी, जो एक रखैल से मार्क्वेस की पत्नी बनी थी, उसका भी रुतबा बढ़ गया। और तो और उसके पास राजकुमारी आनपिंग का भी खिताब था। सभी घरानों की बेगमें और बेटियां जैसे भूल ही गई थीं कि वो कभी एक ऐसी रखैल थी जिसे समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता था। सब एक एक करके उससे दोस्ती करने लगी। मुझे पेई हवेली से भेजा गया एक न्योता मिला। नानजी ने सबको 3 दिन बाद फूलों को देखने के लिए पेई मार्क्वेस की हवेली में बुलाया है। वापस आते ही वो दिखावा करने के लिए बेचैन है, तो फिर मैं उसके नर्म स्वभाव के दिखावटी नकाब को फाड़ दूंगी। देखती हूँ कि राजधानी में ऐसे कातिल के साथ रहने की हिम्मत कौन करता है। नानजी ने सबको 3 दिन बाद फूलों को देखने के लिए पेई मार्क्वेस की हवेली में बुलाया है। वापस आते ही वो दिखावा करने के लिए बेचैन है, तो फिर मैं उसके नर्म स्वभाव के दिखावटी नकाब को फाड़ दूंगी। देखती हूँ कि राजधानी में ऐसे कातिल के साथ रहने की हिम्मत कौन करता है। तो क्या हुआ अगर वो मार्क्वेस की पत्नी है, और क्या हुआ अगर वो राजकुमारी आनपिंग है। अब जब पिछले सम्राट और महारानी उसकी पीठ पर नहीं है, तो मैं बिना किसी रोक टोक के काम कर सकती हूँ। 3 दिन बाद मैं बहुत ध्यान से तैयार हुई। मैंने हल्के बैंगनी रंग की एक लंबी ड्रेस पहनी और माथे पर फूलों वाली बिंदी लगाई। हल्का मेकअप किया था। मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी। चुन ताओ एक पल के लिए मुझे देखती ही रह गई। मालकिन, आपका ये रूप यकीनन सबसे ज्यादा आकर्षक होगा। मैंने हल्की सी अपनी भौहें चदाई। मैं घोड़ा गाड़ी में बैठकर पेई मार्क्वेस की हवेली पहुंची। मैं कभी यहाँ आधे साल से ज्यादा रही थी। पेई मार्क्वेस की हवेली में दोबारा कदम रखते हुए मेरे मन की हालत बिल्कुल अलग थी। फूलों वाले हॉल में पहले से ही कई बेगमें और बेटियां आ चुकी थीं। वे एक साथ जमा होकर चहचहा रही थीं। मुझे आता देखकर वे सब एक साथ चुप हो गईं। 1-2 ने मुझे बड़ी दिलचस्प नजरों से देखा। एक युवती खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, मिस सू, सुना है कि आपकी और बेगम पेई की कभी बनती नहीं थी। आप अक्सर उन्हें परेशान करती थी। इस दावत में आप फिर भी आ गई। क्या आपको डर नहीं है कि वो आपसे बदला लेंगी? मिस सू, आपको हमारे युद्ध के देवता मार्क्वेस ने तलाक दे दिया था। आप घर में छिपकर पूजा पाठ करने के बजाय यहाँ हमारे साथ फूल देखने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं? यहाँ मौजूद हम में से किसी को भी तलाक नहीं दिया गया है। मैं धीरे धीरे उनके पास गई। मुझे गुस्सा नहीं आया। ये दुनिया ऐसी ही है। जो भी ताकतवर होता है, लोग उसी की तरफदारी करते हैं। मैं ये सब बहुत पहले ही समझ चुकी थी। मैं बस हल्का सा मुस्कुराई। मैं बेगम पेई को एक तोहफा देने आई हूँ। अभी तो मेजबान ही नहीं आए हैं। यह नाटक शुरू नहीं हो सकता। मैं आराम से एक जगह जाकर बैठ गई।
मेरी बातों ने सबका ध्यान खींच लिया और वे सब उत्सुकता से मुझे देखने लगी। पता नहीं मिस सू ने बेगम पेई के लिए क्या तोहफा तैयार किया है। मैं बस मुस्कुराती रही और कुछ नहीं बोली। जब सबकी उत्सुकता चरम पर थी, तब नानजी ने देर से अपनी शानदार एंट्री की। उसने एक कीमती लंबी ड्रेस पहनी हुई थी और उसका सिर मोतियों और फूलों वाले गहनों से भरा हुआ था। उसकी गर्दन, उसके कान, उसकी कलाइयों में सोने के चमकते गहने भरे हुए थे, जैसे वो पूरी दुनिया को बताना चाहती हो कि वो इस दुनिया की सबसे खुश औरत है। सभी बेगम और उनकी बेटियां उसे सलाम कर रही थी। नानजी ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। वो शांत और संयमित भाव से मुख्य आसन पर बैठ गई। उसने मेरी तरफ देखा। मिस सू, 6 महीने हो गए तुम्हें देखे, तुम अब भी हमेशा की तरह दूसरों को नीची नजर से देखती हो। सुना है तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई। पता नहीं तुम्हें मार्क्विस के छोड़ने के बाद मार्क्विस से भी ज्यादा नामी और मशहूर पति मिल पाएगा या नहीं। अगर नहीं मिला तो मैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देख सकती हूँ। मैं सरहद पर कई लड़ने वाले नौजवानों को जानती हूँ। मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ। बाकी लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ मिस सू, अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, इतनी नखरेबाज मत बनो। ज्यादा नखरे करोगी तो किसी अच्छे घर में शादी नहीं हो पाएगी। मैंने ठंडी नजर से ऊपर देखा। सुना है तुम्हारा दूसरा बच्चा नहीं रहा और तब से तुम गर्भवती नहीं हुई हो। तुम पेई परिवार की मालकिन हो, तुम्हें पेई परिवार का वंश आगे बढ़ाना चाहिए, तो क्यों न मार्क्विस के लिए कुछ रिखेले रख लो। इसकी चिंता मिस सू को करने की जरूरत नहीं है। नानजी का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने दांत पीसते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने सुना है कि मिस सू ने मेरे लिए एक तोहफा तैयार किया है। पता नहीं वो क्या तोहफा है। वक्त हो गया है। मैंने मुस्कुराकर तालियां बजाईं। मेरी नजर भीड़ पर से गुजरी। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक बार जब मैं आशीर्वाद के लिए दा शियांगुओ मंदिर गई थी, तो लेडी पेई ने मुझे मारने के लिए कुछ हत्यारों को रिश्वत दी थी। वो मेरी जान लेना चाहती थी, जबकि मैंने उसके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं किया था। वो इतनी बेरहम और जहरीली कैसे हो सकती है? सभी बेगमों और बेटियों, क्या आप लोग ऐसी कातिल से दोस्ती रखना चाहेंगे? वो सबूत देखकर सभी बेगम और उनकी बेटियां हैरान रह गईं। सबने अपनी आंखें फाड़ ली। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सच है? क्या उसने सच में मिस सू को मारने के लिए लोग भेजे थे? नानजी का चेहरा पल भर में बदल गया। उसने वक्त रहते अपने दिल की घबराहट पर काबू पा लिया। तुम लोग उसकी बकवास मत सुनो। मैं भला उसे मारने के लिए लोग कैसे भेज सकती हूँ? आप सब लोग उसकी बातों में मत आइए। मैं हल्का सा मुस्कुराई। सबूत तुम्हारे सामने हैं, अब तुम्हारे बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप सबको लेडी पेई से दोस्ती करते वक्त सावधान रहना चाहिए, वरना अगर आपने गलती से उसे नाराज कर दिया तो हो सकता है कि वो आप लोगों को मारने के लिए भी लोग भेज दे। क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? मुझे तो बहुत डर लगता है। मेरी यह बात सुनकर सभी बेगम और उनकी बेटियां, उन सबके चेहरे सफेद पड़ गए और वे नानजी को देखने लगी। सबूत हम सबके सामने हैं और तुम अब भी बहस कर रही हो। हमने सच में नहीं सोचा था कि तुम ऐसी इंसान हो। नानजी ने जल्दी से किसी को पेई शुवांजी को बुलाने भेजा। उसने जोर से जवाब दिया, मैंने सच में ऐसा नहीं किया। मैं स्वर्गीय सम्राट द्वारा दी गई उपाधि राजकुमारी आंगपिंग हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की? एक बेगम ने ताना मारते हुए कहा, ये सच है कि तुम मार्क्विस की पत्नी हो, और ये भी सच है कि तुम राजकुमारी आंगपिंग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से किसी को भी मार सकती हो। तुमने ग्रैंड ट्यूटर की बेटी को भी मारने की हिम्मत की। ऐसा कौन है जिसे तुम मारने की हिम्मत नहीं करोगी? सबूत असली है या नकली, हमारी अपनी आंखें हैं, हम पहचान सकते हैं। नानजी अब और शांत नहीं बैठ पा रही थी। उसने अपना निशाना मेरी तरफ किया। सू छिंगहुआन, तुम मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? ऊपर बताया गया हत्या का समय 6 महीने पहले का है। तुमने इसे 6 महीने पहले सामने क्यों नहीं लाया? तुम इसे अभी क्यों सामने ला रही हो? मेरे हुजूर अभी अभी जंग जीत कर लौटे हैं और तुम सबूतों को तोड़ मरोड़ कर मुझे फंसाने के लिए इतनी बेचैन हो गई। तुम्हारा इरादा क्या है? तुमने पहले भी मेरा गर्भ गिराया था, अब तुम मुझे और क्या नुकसान पहुंचाना चाहती हो? सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। मेरे चेहरे पर शांति थी, क्योंकि 6 महीने पहले तुम्हारे पीछे किसी का हाथ था। मैंने कई सबूत पेश किए, पर किसी ने तुम्हारी मदद करके उन्हें दबा दिया। मैं इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे छुपाए रखा। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप सभी देवियां और महिलाएं मैडम पेई के इस पाखंडी चेहरे से धोखा खाएं
इसीलिए मैं ये सबूत सामने लाई हूँ, वरना मुझे डर है कि आप सब रात में चैन से सो भी नहीं पाएंगी। एक महामंत्री होकर भी वो इस मामले को तूल नहीं देना चाहते थे। ये साफ है कि इसके पीछे कौन है। मैडम पे के पीछे इतना बड़ा हाथ है। वहाँ मौजूद लोग भी नांसी को पूरी तरह नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कोई उससे गहरा रिश्ता भी नहीं रखना चाहता था। मैंने वहाँ मौजूद सभी की प्रतिक्रिया देखी। मेरा मकसद पूरा हो गया था। मेरी आंखों में हल्की सी मुस्कान आई और मैं जाने के लिए उठ खड़ी हुई। खून का बदला खून होता है। मैंने ये सारे सबूत एक बार फिर से महाराज को सौंप दिए हैं। बस इस बार महाराज जी हैं। कुछ सबूत तो खुद जी बाव ने ढूंढ निकाले हैं। वो निष्पक्ष फैसला करेंगे, है ना? ठीक उसी समय शाही महल से एक नौजवान खोजा धीरे धीरे हमारी तरफ आया। उसका चेहरा गंभीर था। शाही फरमान सुनाया जा रहा है। सभी घुटनों के बल बैठ गए। किसी को समझ नहीं आया कि महाराज ने इस समय शाही फरमान क्यों जारी किया। खोजा ने फरमान खोला और उसे ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। जब उसने पढ़ना खत्म किया, हॉल में भयानक शांति छा गई। लगभग हर किसी के दिमाग में वही बातें गूंज रही थीं जो खोजा ने अभी अभी पढ़ी थी। नांसी ने एक बार महामंत्री की बेटी सू छिंगहुआन की हत्या के लिए लोग भेजे थे। उसी समय महाराज वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने सू छिंगहुआन की जान बचाई। महाराज ने नांसी से राजकुमारी का खिताब छीन लिया है और उसे कालकोठरी में डाल दिया है। तो इसका मतलब मिस सू के दिए हुए सबूत असली थे। नांसी कितनी जहरीली है। सुप्रीम कोर्ट से 2 लोग नांसी को गिरफ्तार करने आए। नांसी हैरान और डरी हुई थी। उसका शरीर कांपने लगा। उसके सुंदर चेहरे का रंग उड़ गया था। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। जरूर कोई गलती हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भी चौंक गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जी सबके सामने नांसी के गुनाहों का ऐलान करेंगे। मुझे लगा था कि वो नांसी को अकेले में चुपचाप सजा देंगे। आखिर तियान अभी अभी जंग जीत कर लौटा है और नांसी तो उसकी प्रेमिका है। मेरी नजरें नांसी पर पड़ी। उसकी लगभग पागलों जैसी हालत देखकर मैं ठंडे मन से हंसी। क्या तुम महाराज पर शक कर रही हो? नांसी डर के मारे पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। वो जोर जोर से छटपटाने लगी। हुजूर कहाँ है? मुझे हुजूर से मिलना है। जल्द ही उसे वहाँ से ले जाया गया। फूलों का उत्सव शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया।